हेलो एवरीवन। क्लास 11th का यूनिट एंड मेजरमेंट है। पार्ट 3 है यहाँ पर। लास्ट लेक्चर में हम लेंथ के बारे में पढ़ चुके थे, यूनिट ऑफ लेंथ के बारे में पढ़ा था हमने। तो एसआई सिस्टम के अंदर अगर अगले फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की बात करें तो मास आता है। तो हम नेक्स्ट टॉपिक जो स्टार्ट करेंगे यूनिट ऑफ मास। ठीक। तो यूनिट ऑफ मास के बारे में जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि व्हाट इज द मास। मास क्या होता है? तो मास एक अमाउंट ऑफ मैटर होता है किसी भी बॉडीज के अंदर, कि उसके अंदर कितना मैटर कंटेन करके रखा गया है, दैट इज कॉल्ड द मास। तो हम बोलेंगे द क्वांटिटी ऑफ द मैटर कंटेन इन अ बॉडी इज कॉल्ड द मास ऑफ डेड बॉडी। ठीक। तो जिस बॉडी के अंदर कितना मैटर है, अमाउंट ऑफ मैटर कितना है, दैट इज द कॉल्ड द मास। यूनिट होता है मास का किलोग्राम, और सिंबल जो होता है वो क्या होता है, केजी होता है। ठीक। अब हम ये जानना चाहते हैं कि 1 किलोग्राम किसे कहते हैं। तो 1 किलोग्राम मास क्या होता है, इसको कैसे डिफाइन किया गया है इंटरनेशनली एसआई सिस्टम के अंदर, थोड़ी उसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। तो 1 किलोग्राम एक सिलेंड्रिकल बार है प्लेटिनम इरिडियम का, जो पेरिस के अंदर डिपार्टमेंट है ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर का, उसके अंदर एक रूम है, उस रूम के अंदर एक सिलेंड्रिकल पीस रखा हुआ है। उसका जो मास होता है वो 1 किलोग्राम होता है। तो हम बोलेंगे 1 किलोग्राम इज द मास ऑफ ए सिलेंड्रिकल पीस मेड ऑफ प्लेटिनम इरिडियम अलॉय प्लेस्ड इन द ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर इन पेरिस। पेरिस के अंदर एक डिपार्टमेंट है ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर का, उसके अंदर एक सिलेंड्रिकल पीस है, सिलेंड्रिकल रोल रखा हुआ है। हम देखेंगे वो किस तरह का दिखता है, वो भी देखेंगे। तो जो सिलेंड्रिकल पीस है जो कि प्लेटिनम इरिडियम का बना हुआ है, या ध्यान रहे प्लेटिनम जो रहता है वो 90% रहता है, इरिडियम आपका 10% रहता है। ठीक है। तो इसका एक अलॉय है, अलॉय से सिलेंड्रिकल पीस बनाया हुआ है, उसका जो मास होता है वो क्या रहता है, 1 किलोग्राम रहता है। देख लेते हैं कैसा दिखता है ये। तो ये कुछ इस तरह से दिखता है, पूरे ग्लास के अंदर पैक रहता है, और ये जो सिलेंड्रिकल रोड दिख रही होगी, बार दिख रहा होगा सिलेंड्रिकल आपको, ये प्लेटिनियम इरिडियम का रहता है, और इसका जो मास होता है ये 1 किलोग्राम होता है। ठीक है। इसका रूम भी देख लेते हैं किस तरह के रूम में रखा हुआ है। तो इसका जो रूम रहता है ये कुछ इस तरह का रूम है यहाँ पर। ठीक। बहुत सारे अरेंजमेंट किए हुए होते हैं इसको प्रिकॉशंस के लिए, क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट है किसी भी मास का, तो इसको बचाना बहुत ही ज़रूरी होता है सरकार के लिए, सिस्टम्स के लिए, ताकि हम 1 किलोग्राम मेजर कर पाए, और सिस्टम हमारे जो ये सिस्टम चल रहा है मेजरमेंट में, उसमें 1 किलोग्राम में कोई डिस्टर्बेंस ना आए। अगर हमारे पास रेफरेंस ही नहीं रहेगा, और रेफरेंस अगर गलत हो गया हमारे पास, तो पूरा सिस्टम हमें बदलना पड़ेगा। ठीक है। तो अभी तो बहुत सारे बैकअप करके रखे हैं, जब इनिशियली जब ये स्टार्ट हुआ था तब हमारे पास सिर्फ यही एक सिस्टम था कि 1 किलोग्राम, बस इसी से हम कंपेयर करके बता सकते हैं कि कोई सा भी पीस कितना है 1 किलोग्राम का है। या फिर हम अगर बार्ड बनाना चाहते हैं वेट के लिए, ठीक है, मास मेजर करने के लिए, जो आधा किलो का, 1 किलो का, 5 किलो का, 20 किलो का जो हम वेटिंग मेजरमेंट हम बनाना चाहते हैं, तो वहाँ से रेफरेंस लेके लाना पड़ता था ये। तो उस टाइम पे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था कि इस मास को सेव करके रखे। ठीक है, इसका प्रिकॉशंस रखे। तो यहाँ पर मॉइस्चर भी कंटेन किया जाता था इस रूम के अंदर, टेम्परेचर को भी कंटेन मेंटेन करके रखा जाता है। ठीक है। तो उसके लिए इतना पूरा सिस्टम बनाया हुआ होता है। नाउ अगर हमें दूसरी यूनिट देखनी है, अगर हमारे पास ये पीस नहीं है, मान लीजिए हमारे पास पीस कहीं गुम हो गया है, या फिर हमारे पास ये डिस्टर्ब हो गया है, ठीक है, ये पीस का मास डिस्टर्ब हो गया है, तो हम किससे कंपेयर करेंगे? तो मास ऑफ 1 लीटर प्योर वाटर। आपके पास अगर 1 लीटर प्योर वाटर है और उसको 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखा गया है, तो उसका जो मास होता है वो 1 किलोग्राम होता है। तो द मास ऑफ 1 लीटर प्योर वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड इज कंसिडर टू बी 1 किलोग्राम। 1 लीटर प्योर वाटर होना चाहिए, कोई मिनरल वाटर नहीं होना चाहिए। वाटर्स के अंदर कोई सी भी तरह की कोई इम्प्योरिटीज नहीं होनी चाहिए, उसका टेम्परेचर एग्जैक्ट 4 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, तभी आप बोल सकते हो कि इसका जो मास होगा वो 1 लीटर का 1 किलोग्राम होगा। तो अगला टाइटल है यूनिट ऑफ टाइम। अब यूनिट ऑफ टाइम, टाइम को कैसे मेजर करते हैं? तो टाइम को हम सेकेंड में मेजर करते हैं, तो यूनिट होता है इसका सेकेंड, और इसका जो सिंबल होता है वो स्मॉल एस होता है। ठीक। अब 1 सेकेंड को कैसे डिफाइन किया किया गया है? क्योंकि अगर हमारे पास 1 सेकेंड होगा तो 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड हम ऐसे टाइम को मेजर कर सकते हैं, और वो कितना स्पान होता है। ठीक है। तो कौन सा रेफरेंस लिया गया था उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो रेफरेंस लिया गया था एक दिन का टाइम, कि एक दिन का टाइम क्या होता है कि जो अर्थ है अपनी एक्सिस पे पूरा 1 रोटेशन कर लेता है, उसको हम बोलते हैं 1 डे टाइम। ठीक है, 1
मीन सोलर डे बोलते हैं उसको, मीन सोलर डे टाइम बोलते हैं उसको। मीन सोलर डे टाइम क्यों बोलते हैं? एक जो दिन और पूरा रात होता है इसको मीन सोलर डे बोला जाता है, ठीक है, सोलर डे बोला जाता है पूरा, एक दिन और एक रात, मतलब कि 24 घंटे को हम पूरा एक दिन मानते हैं। अब इसको हम मीन सोलर डे इसलिए मानते हैं क्योंकि गर्मियों में दिन बड़े होते हैं, 24 घंटे से ज़्यादा का टाइम होता है एक दिन में। और वही विंटर, अगर सर्दियों की बात करें तो 24 घंटे से कम टाइम में पूरा दिन हो जाता है। दिन छोटे होते हैं, दिन और रात दोनों छोटी होती है उस टाइम पर, तो टाइम थोड़ा जल्दी हो जाता है वहाँ पर। तो अगर पूरे साल के दिनों का एवरेज लिया जाता है जिसमें अलग अलग टाइम होता है, तो वो जो एवरेज टाइम आता है वो 24 घंटे आता है। और उस 24 घंटे को हम मीन सोलर डे टाइम बोला जाता है। तो हम 1 सेकेंड कैसे डिफाइन करेंगे? तो 1 सेकेंड जो होता है 86,400 पार्ट ऑफ द मीन सोलर डे इज कॉल्ड 1 सेकेंड। ठीक है, तो 1 सेकेंड आपको समझ में आया? 86,400 पार्ट एक दिन का, मीन सोलर डे मतलब कि 24 घंटे का, ठीक है, का इतना पार्ट आपका 1 सेकेंड होता है। ठीक है, तो 1 सेकेंड के बाद हम ये बोलते हैं कि 60 सेकेंड में 1 मिनट होता है। ठीक, वहीं पर हम बोलते हैं कि 60 मिनट में आपका 1 आवर होता है, और 24 आवर में 1 डे होता है। तो ये 1 डे जो रहता है ये वही मीन सोलर डे होता है। ठीक है, मीन सोलर डे का टाइम होता है। ठीक है, तो टाइम स्पान हमें कितना लेना है आपको ये समझ में आ गया। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है यूनिट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, तो यूनिट ऑफ टेम्परेचर देखते हैं। वैसे तो टेम्परेचर का जो यूनिट होता है वो केल्विन होता है, केल्विन में मेजर करते हैं टेम्परेचर को, और इसका जो सिंबल होता है वो कैपिटल के होता है। ठीक, अब जो टेम्परेचर था, केल्विन जो स्केल है वो बाद में स्केल आई हुई है, इसके पहले सेल्सियस स्केल आ चुकी थी, डिग्री सेल्सियस जिसमें आप मेजर करते हैं। तो डिग्री सेल्सियस स्केल से ही केल्विन स्केल को बनाया गया है। अब डिग्री सेल्सियस कैसे आई थी, उसमें केल्विन स्केल को कैसे बनाया गया है डिग्री सेल्सियस से, उसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। क्या प्रॉब्लम्स आ रही थी डिग्री सेल्सियस के अंदर जिसकी वजह से केल्विन स्केल को बनाया गया है, उसकी भी यहाँ पर हम थोड़ी चर्चा कर लेंगे। अब टेम्परेचर मेजर करने का सबसे पहला जो इंस्ट्रूमेंट था वो थर्मोमीटर था। तो थर्मोमीटर के अंदर मर्क्यूरी हुआ करता था, ये जो डॉट लगा हुआ है यहाँ पर, ये जो हिस्सा है यहाँ पर क्या है, रेड रेड मर्क्यूरी भरा हुआ है। अब मर्क्यूरी की प्रॉपर्टी के बारे में देख लेते हैं, मर्क्यूरी क्या होता है। तो मर्क्यूरी क्या होता है, टेम्परेचर सेंसिटिव होता है। इसमें थोड़ा सा भी हीट करेंगे हम, जैसे यहाँ पर थोड़ी सी भी मैंने हीट करी, ठीक है, हल्के से भी हीट करी, तो ये क्या होता है, एक्सपांशन होता है, एक्सपांशन, एक्सपांशन मतलब कि फैलना। ठीक है, तो ये फैलता है। तो जैसे ही मैंने इसको थोड़ा सा भी हीट किया, ये बहुत जल्दी क्या करता है, एक्सपांड करता है। ठीक है, अगर ये बहुत ही बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होता है, अगर मैंने 1 डिग्री का भी इसमें टेम्परेचर इंक्रीज किया तो इसका एक्सपेंशन शो करेगा। इसका मतलब एक्सपांड करेगा तो ये फैलेगा, और फैलेगा तो मतलब ये कहीं ना कहीं ऊपर चढ़ेगा। ठीक है, हाइट पे चढ़ेगा। तो जब भी टेम्परेचर बढ़ता है मर्क्यूरी का, तो वो क्या करता है, हाइट राइज करता है थर्मोमीटर्स के अंदर, क्योंकि फैलने के लिए उधर आसपास उसको पास कोई जगह नहीं है। ठीक है, ऊपर आपकी ट्यूब होती है, उस ट्यूब में क्या करता है, वो फैलता है। ठीक है, तो हाइट राइज होती है, और उसी से हमने क्या करते हैं, रीडिंग पढ़ते हैं और उसका टेम्परेचर मेंटेन करके देखते हैं कि इसका टेम्परेचर क्या रहा होगा। ठीक, तो अब कैसे इस थर्मोमीटर्स को बनाया गया है उसकी बात करते हैं। उसी से आपको डिग्री सेल्सियस के बारे में पता चलेगा कि डिग्री सेल्सियस की स्केल कैसे आई थी। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने 2 पॉइंट लिए। ठीक है, 2 पॉइंट क्या लिए, 2 रेफरेंस पॉइंट लिए। एक तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड किसे कहेंगे, और 100 डिग्री सेंटीग्रेड किसे कहेंगे। ठीक, तो साइंटिस्ट लोगों को ये बात पता चली थी कि जब भी वाटर और आइस एक साथ होती है, ठीक है, वन एटमॉस्फेयर में किसी एक पर्टिकुलर प्रेशर पे वाटर और आइस एक साथ होती है, तो उसका टेम्परेचर कभी चेंज नहीं होता है। ठीक है, ना ऊपर जाता है ना कम होता है, जो कांस्टेंट होता है वो वही होता है। तो उन्होंने क्या किया कि वाटर और आइस को लिया और उसको 0 डिग्री सेंटीग्रेड बोल दिया। ठीक है, उसमें अंदर थर्मोमीटर रखा, इस थर्मोमीटर को यहाँ पर लाए, इसमें जो मर्क्यूरी जिस लेवल पे आके रुक गया वहां पर मार्किंग कर दी थर्मामीटर के ऊपर, और उसको बोला 0 डिग्री सेंटीग्रेड। उन्होंने बोला कि मिक्सचर ऑफ आइस और वाटर को हम बोलेंगे 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, अब ये या तो इसको मिक्सचर बोल दो या इसको बोल दो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द वाटर। ठीक है, क्योंकि अगर आपके पास किसी कंटेनर में सिर्फ वाटर है, ठीक है, वाटर है, और मान लीजिए उसका टेम्परेचर अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, तो उसके बाद ये फ्रीज होना चालू हो जाएगा, मतलब यहाँ पर ये आइस बनना चालू हो जाएगा। ठीक है, तो आइस बनना चालू हो गया है, मतलब इसमें क्या हो गया, आइस और वाटर एक साथ रह गए। ठीक है,
जब तक ये पूरा आइस, ये पूरा वाटर आइस में कन्वर्ट नहीं हो जाता, इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ता है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। ठीक, पहली बात ये। नाउ सेकंड पे आते हैं, दूसरा रेफरेंस पॉइंट कैसे लिया गया कि जब भी वाटर बॉईल करता है उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ता है। अगर किसी स्पेसिफिक एटमॉस्फेयर पे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे उसमें बॉईल किया जाता है तो उसका टेम्परेचर कभी नहीं बढ़ता है। और बॉईल करता है तो बॉईल करता हुआ वाटर में दो चीजें होती है। अगर ये बॉईल कर रहा है वाटर तो इसके अंदर दो चीजें होती है, एक तो वाटर और दूसरा उसका वेपर होता है। बॉईल करता है तो उसमें वेपर क्या होती है, बाहर निकलती है, तो वेपर भी होती है। दूसरे शब्दों में ये बोलो कि जब भी वाटर और वेपर का मिक्सचर एक साथ रहता है, वेपर को हम स्टीम भी बोलते हैं, तो जब भी वाटर और स्टीम अगर एक साथ रहती है, वाटर और क्या रहती है, स्टीम, उबलती हुई, ठीक है, उबलता हुआ वाटर और उसमें स्टीम एक साथ रहती है, तो वो जो होता है उस के मिक्सचर का टेम्परेचर कभी चेंज नहीं होता है। अगर उसमें टेम्परेचर चेंज नहीं होता है तो उसमें क्या करा, उन्होंने थर्मोमीटर रखा, वो थर्मोमीटर जहां तक राइज कर गया और जिस लेवल पे आके वो रुक गया, मतलब कि रुकेगा कब, जब इस बॉईल करते हुए वाटर का टेम्परेचर और इस थर्मोमीटर के अंदर मर्क्यूरी का टेम्परेचर सेम हो जाता है, उसके बाद फिर वो राइज नहीं होता है, क्योंकि टेम्परेचर नहीं बढ़ता है, दोनों के इक्वल टेम्परेचर हो गए तो टेम्परेचर वेरी होना बंद हो जाता है। उस लेवल पे जाकर वहां पर मर्क्यूरी रुका हुआ है, तो उस मर्क्यूरी पे इन्होंने मार्क कर दिया, उस लेवल पे इन्होंने मार्क कर दिया और बोला गया कि इसको हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड बोलेंगे। अब 20 की रीडिंग में इन्होंने कोई चेक नहीं किया। 20 की रीडिंग में इन्होंने क्या किया कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे मार्किंग आ गई, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे मार्किंग आ गई, और इसको 20 को इन्होंने 100 पार्ट में ब्रेक कर दिया, और हर एक पार्ट जो था वो 1 डिग्री सेंटीग्रेड को रिप्रेजेंट करता था। मतलब 0 के ऊपर जो पहली जो इन्होंने मार्किंग करी उस पे क्या आएगा, 1 डिग्री सेंटीग्रेड, उसके ऊपर की एक मार्किंग को 2 डिग्री सेंटीग्रेड, फिर उसके ऊपर 3 डिग्री सेंटीग्रेड, और कुछ इस तरह से इन्होंने क्या कर दिया है, यहाँ पर रीडिंग को नोट कर दिया थर्मोमीटर्स के ऊपर। ठीक, अब नाउ अब प्रॉब्लम क्या आ रही है। ठीक, तो इन्होंने क्या किया कि बॉइलिंग पॉइंट जो था, अच्छा ये जो वाटर था ये बॉइलिंग पॉइंट आएगा, क्योंकि जब बॉईल करना स्टार्ट करेगा तो इसमें स्टीम आना चालू हो जाएगी। ठीक है, उस टाइम हम बोल सकते हैं कि मिक्सचर ऑफ वाटर और स्टीम रहेगा। तो बॉइलिंग पॉइंट जो का वाटर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट 1 atm आपने 100 डिग्री सेल्सियस ले लिया है। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द वाटर एट 1 atm आपने 0 सेल्सियस ले लिया है। ठीक है, और अगर इसको हम पीछे बढ़ाते जाए, ठीक है, इन दोनों के बीच का जो पार्ट था, इन दोनों के बीच का जो पार्ट था 0 से 100 डिग्री सेल्सियस के बीच में, इन्होंने 100 पार्ट में 100 इक्वल पार्ट कर दिए, और हर एक पार्ट 1 डिग्री सेल्सियस को शो करता है। अब जब हम पीछे चलते हैं, ठीक है, तो ये -1, -2, -3, -4, -5, ठीक है, 0 से पीछे माइनस में टेम्परेचर शो करता है, डिग्री सेल्सियस, -1 डिग्री सेल्सियस, -5 डिग्री सेल्सियस, कुछ इस तरह से। ठीक है, माइनस का 100 डिग्री सेल्सियस, माइनस का 200 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और फाइनली माइनस का 273.15 डिग्री सेल्सियस लास्ट डिग्री सेल्सियस शो करता है। इसके पीछे टेम्परेचर बिल्कुल शो नहीं करता है। ठीक है, इसके पीछे टेम्परेचर क्यों नहीं होता है उसकी भी चर्चा हम यहाँ पर थोड़ी सी कर लेंगे। नाउ अब प्रॉब्लम क्या आ रही थी, अब प्रॉब्लम्स की बात करते हैं। इस डिग्री सेल्सियस में क्या हो रहा था, थर्मोमीटर एक्सपांड कर रहा था टेम्परेचर वेरी करने के साथ। ठीक है, तो थर्मोमीटर में मर्क्यूरी एक्सपांड कर रहा था टेम्परेचर वेरी होने के साथ। अब मर्क्यूरी एक सब्सटेंस है, वो टेम्परेचर सेंसिटिव है, लेकिन बहुत देर तक सेंसिटिव नहीं रह सकता। अगर आप बोलो कि ये 500 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी उतना ही सेंसिटिव रहे जितना कि ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे सेंसिटिव था, तो ये टेम्परेचर के साथ इसका एक्सपांशन कम ज्यादा होता रहता है। कभी कभी ये फास्ट बढ़ते हैं, कभी कभी ये धीरे बढ़ते हैं। मटेरियल है, अपने इच्छा से बिहेव करेंगे, जैसे मटेरियल होंगे वैसे बिहेव करेंगे वो। तो ये मटेरियल के ऊपर डिपेंड कर रहा था। और अगर हम बहुत माइनस में भी चले गए, ठीक है, माइनस का 100, माइनस का 200 डिग्री सेंटीग्रेड, तो वहां पर भी ये इनसेंसिटिव हो जाता है। मतलब मटेरियल की सिकुड़ने की एक सीमा होती है, एक बार वो पूरी तरह से सिकुड़ गया उसके बाद वो सिकुड़ता नहीं है, चाहे उसका टेम्परेचर कितना भी कम कर दो। और मटेरियल का एक्सपांशन का भी एक लिमिट होता है, एक टाइम तक ही वो एक्सपांड होता है, उसके बाद एक्सपांशन उसका खत्म हो जाता है। ठीक है, अब -273.15 डिग्री सेल्सियस को हमने एब्सोल्यूट टेम्परेचर भी बोलते हैं। अब एब्सोल्यूट क्यों बोलते हैं हम इसकी भी चर्चा करेंगे। अब हमने ये देख लिया कि ये जो स्केल थी, जो हमारी थर्मोमीटर था, वो मर्क्यूरी के ऊपर डिपेंड करता था। मर्क्यूरी
टेम्परेचर के ऊपर एक्सपांड होता था, ठीक है। अब साइंटिस्ट लोगों के पास तीन प्रॉब्लम आई। तीन प्रॉब्लम क्या आई? ये कि ये जो बीच का टेम्परेचर है, इस थर्मोमीटर से बीच का कोई सा टेम्परेचर हम मेजर करते हैं, ये हमें नहीं पता कि सही टेम्परेचर है या गलत टेम्परेचर है, ठीक है। ये हमें नहीं पता कि ये जो टेम्परेचर शो करेगा ये सही बताएगा या गलत बताएगा। क्यों? क्योंकि हमने सिर्फ दो पॉइंट चेक करे, एक तो 0 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये सिर्फ दो टेम्परेचर ही हमने चेक करें, कैलिब्रेट करें, ठीक है, चेक करके देखें कि यहाँ पर मार्किंग करी हुई है वो 100% सही बताती है। लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि यहाँ से 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस में के बाद हमने जब मरकरी में टेम्परेचर राइज किया था उसमें ये यूनिफॉर्मली एक्सपांड हुआ होगा। अब यूनिफॉर्मली एक्सपांड कैसे बोलते हैं? लीनियर जो एक्सपांशन होता है उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सपांशन, ठीक है। ये भी समझ जाइए कैसे क्या होता है कि जब हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड से मान लो 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक हमने मरकरी को हीट किया और उसका लेंथ मान लो 5 सेंटीमीटर बढ़ा, 5 सेंटीमीटर बढ़ा, ठीक है। तो अगले अगले जो स्टेप है, अगला जो इंटरवल है टेम्परेचर का 5 डिग्री सेंटीग्रेड का, मतलब कि जो 5 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक, ठीक है। यहाँ पर स्पान जो है, ठीक है, इंटरवल जो है 5 डिग्री सेंटीग्रेड का है। अगला भी हमने 5 डिग्री सेंटीग्रेड का इंटरवल लिया, उसमें भी एक्सपांशन 5 सेंटीमीटर का ही होना चाहिए। अगर अगला जो इंटरवल है 5 डिग्री सेंटीग्रेड का, उसमें भी अगर 5 सेंटीमीटर बढ़ता है तो हम बोलेंगे यूनिफॉर्मली एक्सपांशन हो रहा है। और अगला 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक, 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक वापिस इसमें एक्सपांशन अगर 5 सेंटीमीटर का होता है तो हम बोलेंगे कि ये यूनिफॉर्मली एक्सपांशन हो रहा है, ठीक है। साइंटिस्ट ने ये कहा था, ठीक है, उन्होंने ये कहा था कि इसकी कोई गारंटी नहीं है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो मरकरी है वो यूनिफॉर्मली एक्सपांड करे। हो सकता है कि पहले 10 डिग्री सेंटीग्रेड में वो इतना एक्सपांड हो गया हो, ठीक है, इतना एक्सपांड हो गया हो, उसके बाद 10 डिग्री पे इतना हुआ हो, उसके बाद फिर इतना इतना इतना, और फिर धीरे धीरे 10 10 डिग्री के सेंटीग्रेड के इंटरवल में हम जो इंक्रीज कर रहे हैं उसमें उतना डिस्टेंस इंक्रीज नहीं हो रहा है, ठीक है, उतना एक्सपांशन नहीं हो रहा है जितना होना चाहिए, ठीक है। तो उन्होंने कहा था कि नॉन यूनिफॉर्म आपका एक्सपांशन हो सकता है। अब इस एग्जांपल को कुछ इस तरह से समझते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने यह 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे एक रेफरेंस पॉइंट ले लिया। मैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड से मैं 10 डिग्री सेंटीग्रेड अगर इंक्रीज करता हूं, मान लीजिए उसके अंदर मरकरी का एक्सपांशन इतना हो गया, ठीक है, इतना हो गया। अब ये 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे हुआ, ठीक। अब मान लो अगले 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे, मतलब 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसका एक्सपांशन कुछ कम हुआ, इतना सही हुआ, ठीक है। और फिर अगले 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसका एक्सपांशन इतना ही हुआ, ठीक है, इतना ही हाइट राइज किया उसने। फिर अगले 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसने इतना ही हाइट राइज किया, बहुत कम हाइट राइज किया। और अगले 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे इतना किया, और अगले 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे इतना किया। फिर अगले डिग्री सेंटीग्रेड पे बहुत ही छोटा एक्सपांशन हुआ, बहुत ही कम एक्सपांशन हुआ, ठीक है। और मान लो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसका एक्सपांशन इतना हुआ, ठीक है। तो हमने क्या किया था, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे चेक कर लिया था और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे चेक कर लिया था। बीच में ये चेक किया ही नहीं कि यूनिफॉर्म होता है या नहीं होता। फिर हमने क्या किया था, ये वाली जो डिस्टेंस थी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, इसको 100 पार्ट में हमने ब्रेक कर लिया था, ठीक है। तो हमने इसको क्या कर लिया था, 100 पार्ट में ब्रेक कर लिया था। और हर एक मार्किंग को हम 1 डिग्री सेंटीग्रेड से मेजर करते थे, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक। अब मान लीजिए ये वाली जो लाइन थी हमारी, ये 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे एक्सपांशन को शो कर रही थी, ठीक है। लेकिन उस मार्किंग पे हमारी मार्किंग क्या बता रही है थर्मोमीटर की, 50 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब कि कोई सब्सटेंस होगा जो 10 डिग्री सेंटीग्रेड का होगा, ये थर्मोमीटर यहाँ रखेंगे तो उसका एक्सपांशन लेवल यहाँ बताएगा, और उस मार्किंग को हम रीड करेंगे तो हम क्या बोलेंगे, 50 डिग्री सेंटीग्रेड बोलेंगे, जो कि एक्चुअल में गलत रही होगी, ठीक है। एक्चुअल में क्या रही होगी, गलत रही होगी। वो डिपेंड करती है कि इस थर्मामीटर के अंदर मर्क्यूरी जो है उसका एक्सपेंशन किस तरह का रहा होगा, ठीक है। तो ये चीज प्रॉब्लम आई थी उनके पास, ठीक है, पहली। और दूसरी मैंने बताया था, बहुत हाई टेम्परेचर पे मर्क्यूरी इनसेंसिटिव हो जाती है, एक्सपेंशन शो नहीं करती है, तो वहां पर ये लेवल बढ़ता नहीं है। जैसे कि अगर आप 1000 2000 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाते हैं, जैसे कि आयरन को हीट करते हैं, उसको मेल्ट करते हैं, तो वहाँ टेम्परेचर का मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, तो उस टाइम पर ये थर्मोमीटर हम यूज नहीं कर सकते। इसके अंदर जो मरकरी है या ये स्केल हम यूज नहीं कर सकते, ठीक है, रेफरेंस पॉइंट नहीं ले सकते। ऐसा कोई सब्सटेंस नहीं है जिससे हम रेफरेंस ले लें,
ठीक है। और अगर माइनस में भी गए, माइनस में बहुत ज्यादा गए, जैसे -50 डिग्री सेंटीग्रेड, -100 डिग्री सेंटीग्रेड, -200 डिग्री सेंटीग्रेड, तो वहां पर भी हम क्या कर सकते हैं, मरकरी इनसेंसिटिव हो जाती है टेम्परेचर के साथ, ये एक्सपांड नहीं होती है। तो उस लेवल पे जाकर भी हमारा क्या हो जाता है, काम रुक जाता है। ठीक है, वहां पर इसके लिए फेल हो जाती है। तो अब क्या चाहिए हमें, कुछ ऐसा स्केल चाहिए जो मटेरियल के ऊपर डिपेंड ना करे। ठीक है, मटेरियल के ऊपर डिपेंड ना करे। तो उसके लिए बात करते हैं वो कैसे लाएंगे स्केल। ठीक है, केल्विन स्केल कैसे है। ठीक है, तो केल्विन स्केल समझने के लिए सबसे पहले मुझे आपको एक प्रैक्टिकल समझाना पड़ेगा। ठीक है, प्रेशर और टेम्परेचर में रिलेशन बताना पड़ेगा, किसका, इनर्ट गैस होगा। ठीक है, कुछ गैसेस हम यहाँ पर लेंगे और उसमें प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में एक रिलेशन फाइंड आउट करेंगे, क्या ये रिलेशन लीनियर ही है, यूनिफॉर्म रिलेशन है या नहीं है। हमें क्या चाहिए, यूनिफॉर्म रिलेशन चाहिए। यूनिफॉर्म रिलेशन क्यों चाहिए, ताकि हम उसके ऊपर भरोसा कर सके कि इसकी हर एक पॉइंट पर जो रीडिंग होगी वो सही होगी। ठीक, पहली बात जो इनर्ट गैस होती हैं, इनर्ट गैस आप जानते हो जो एटॉमिक फॉर्म में रहती है, इंडिविजुअल एटॉम के फॉर्म में रहती है। ठीक है, तो इनर्ट गैस जैसे होती है, हीलियम होती है, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन। ठीक है, ये आइडियल गैस की तरह होती है और इनमें जो प्रेशर और टेम्परेचर होता है वो क्या रहता है, लीनियरली बिहेव करता है, यूनिफॉर्मली बिहेव करता है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे प्रेशर बढ़ता है, जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता है वैसे वैसे प्रेशर कम होता है। ठीक है, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे कि अगर मैंने इसको हीट करना चालू किया, ठीक है, तो इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखो डायरेक्ट केल्विन में लिया गया है तो केल्विन का टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो टेम्परेचर के साथ देखो प्रेशर भी बढ़ रहा है। ठीक है, यहाँ डिग्री सेंटीग्रेड में भी बता रहा है, डिग्री सेंटीग्रेड में, मैं डिग्री सेंटीग्रेड में ले लेता हूँ अभी। ठीक है, माइनस में ले लिया मैंने, डिग्री सेंटीग्रेड में देखो प्रेशर जैसे जैसे बढ़ रहा है, प्रेशर जैसे जैसे बढ़ रहा है, ये यहाँ पर देखिए प्रेशर पे, यहाँ पर देखिए प्रेशर पे जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे टेम्परेचर भी बढ़ रहा है आपका। ठीक है, मैं हीट करते चले जा रहा हूँ, करते चले जा रहा हूँ। ठीक है, अब टेम्परेचर देखो माइनस में 100 डिग्री सेंटीग्रेड के पास आने लग गया है, माइनस के। उस टाइम पे प्रेशर बहुत ज़्यादा है इसका। ठीक है, तो अब यहाँ पर रोक देते हैं। अब ये समझते हैं कि ये प्रेशर किसकी वजह से है। ठीक है, अब प्रेशर किसकी वजह से ये भी देख लेते हैं। तो जो प्रेशर जो है हमारे पास यहाँ पर, ये क्या कर रहे हैं, एटम्स इधर उधर भाग रहे हैं। ठीक है, वेलोसिटी से, और ये एटम इस जो कंटेनर है उसकी वॉल पे स्ट्राइक कर रहे हैं बहुत तेजी से, तो एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, जब फोर्स अप्लाई होता है किसी भी एरिया के ऊपर, तो उससे क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया प्रेशर होता है। तो जब भी फोर्स अप्लाई करते हैं ये मॉलिक्यूल्स या एटम, तो वहां पर प्रेशर जनरेट होता है, सरफेस के ऊपर प्रेशर आता है। ठीक है, वो प्रेशर क्या करता है, यहाँ पर रीडिंग शो करता है। अगर ये मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी जीरो हो जाए या मॉलिक्यूल्स रुक जाए, या फिर इन एटम्स को यहाँ से हम निकाल के बाहर कर दें, एटम या मॉलिक्यूल्स को हम निकाल के बाहर कर दें, तो इसके अंदर कोई वॉल से कोई नहीं टकराने वाला होगा, और कोई टकराने वाला नहीं होगा, उस टाइम पे प्रेशर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो प्रेशर जब जीरो होता है हम ये बोलेंगे कि डिग्री सेंटीग्रेड या टेम्परेचर भी क्या हो जाता है, बिल्कुल एब्सोल्यूट जीरो हो जाता है। ठीक है, तो अब देखते हैं इसके साथ टेम्परेचर कितना कम कर सकते हैं। तो मैं इसको कूल करता हूँ। ठीक है, जब प्रेशर जीरो होता है उस टाइम पे टेम्परेचर देखा जाता है कि हम इसको कितना टेम्परेचर कम कर सकते हैं। ठीक है, नेगेटिव में। तो मैंने नियॉन गैस ले रखी है, नियॉन गैस में मैं अब टेम्परेचर इसका कम करते जा रहा हूँ। ठीक है, टेम्परेचर कम होता जा रहा है, देखो माइनस में कम होता चला जा रहा है, माइनस का 130, माइनस का 140, माइनस का 150, माइनस का 160, माइनस का 170, माइनस का 180। ठीक है, टेम्परेचर कम हो रहा है। आप ऑब्जर्व करोगे यहाँ पर एटम्स की जो वेलोसिटी वो भी धीरे धीरे कम होती जा रही है, जिसकी वजह से एटम्स धीरे टकरा रहे हैं वॉल के ऊपर, और प्रेशर भी क्या कर रहे हैं, कम जनरेट कर रहे हैं, प्रेशर कम होता जा रहा है। देखो माइनस का 240, माइनस का 250, देखो प्रेशर ऑलमोस्ट जीरो होने लग गया। देखो ये सभी के सभी, देखो ये जो टेम्परेचर हुआ माइनस का 272, माइनस का 273, देखो माइनस का 273 पे सभी के सभी देखो मॉलिक एटम जो है वो नीचे बैठ गए और बिल्कुल हिल भी नहीं रहे। अगर ये हिल नहीं रहे हैं तो टकरा नहीं रहे हैं वॉल पे, और वॉल पे अगर टकरा नहीं रहे हैं तो प्रेशर जनरेट नहीं कर रहे हैं। तो माइनस का 273 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपका प्रेशर क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। माइनस के 273 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपका जो प्रेशर है वो क्या हो गया, जीरो हो गया। अब मान लीजिए हम थोड़ा गैस चेंज कर लेते हैं, नियोन से आर्गन पे आ जाते हैं। ठीक है, तो आर्गन पे भी हम देख लेते हैं कि आर्गन पे भी क्या सेम बिहेवियर है। हीट करने से क्या होता है, एटम्स में एनर्जी आ जाती है और वो इधर उधर रेंडमली वो मूव करते हैं। तो जितना ज्यादा टेम्परेचर होता है उतना फास्ट ये मूव करते हैं,
और जितना फास्ट, जितनी ज़्यादा वेलोसिटी से टकराते हैं उतने ज़्यादा टेम्परेचर होगा और उतने ज़्यादा क्या होगा, प्रेशर होगा। ठीक है, तो जो एटम्स की जो वेलोसिटी वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, उसके टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगी या उसके प्रेशर के ऊपर डिपेंड करेगी। तो जैसे जैसे हीट किया मैंने वैसे वैसे इसका टेम्परेचर बढ़ता चला जा रहा है। यहाँ पर आके रोक देते हैं, इसको वापस रिवर्स में ले जाते हैं। ठीक है, इन गैसों को भी देखते हैं, इस गैस को भी हम देखते हैं कि कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे ये सेटल डाउन हो जाती हैं, प्रेशर जीरो शो करती है। ठीक है, तो इसमें इसको भी रिवर्स करते हैं। ठीक है, टेम्परेचर इसका कम करते हैं और इसका प्रेशर देखते हैं कि कितने टेम्परेचर पे इसका प्रेशर एग्जैक्ट जीरो हो जाता है। और प्रेशर जीरो होने का मतलब क्या होता है ये भी देख लेते हैं। ठीक है, टेम्परेचर अब माइनस में जा रहा है। ठीक है, प्रेशर कम होता जा रहा है टेम्परेचर के साथ साथ में, कि एटम्स के वेलोसिटी धीरे धीरे रिड्यूस होती जा रही है। ठीक है, धीरे धीरे कम होती जा रही है। देखो देखो सेटल डाउन होने लगे, सेटल डाउन हो लगे। ठीक है, 270 डिग्री सेंटीग्रेड आने लग गया है। तो 270 डिग्री सेंटीग्रेड पे जीरो एटीएम हो गया है। 271 273 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। ठीक है, देखो मैंने यहाँ पर इसको कूल कर ही रहा हूँ मैं, और कूल करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन ये जो टेम्परेचर है, ये जो टेम्परेचर है ये -273 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे नहीं आ रहा है। ठीक है, इससे कम नहीं हो रहा है, लेकिन उस टेम्परेचर पे इसका प्रेशर जो जीरो है। ऐसा लग रहा है कि सारे के सारे एटम मर चुके हैं, डेड हो चुके हैं, बिल्कुल नहीं हिल रहे हैं, जिस पोजीशन पे बैठा था उसी पोजीशन पे बैठे हुए हैं। ठीक है, तो ये वो टेम्परेचर है -273 डिग्री सेंटीग्रेड, वो टेम्परेचर है जहां पर प्रेशर क्या हो रहा है, आपका जीरो हो रहा है। ठीक है, तो आप चाहो तो ऑक्सीजन भी ले सकते हो, ऑक्सीजन के साथ भी आप रिएक्शन करवा ऐसे कर सकते हो। ठीक है, क्रॉस चेक कर सकते हो। आप चाहो तो वाटर के साथ भी ये कर सकते हो। ठीक है, वाटर के साथ भी ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें भी वही बिहेवियर शो करेगा जो उसमें शो किया गया था। ओके, अब मैं कॉन्सेप्ट पे आता हूँ, हमने क्या कॉन्सेप्ट बनाया। ठीक है, अब केल्विन ने क्या एक्सपेरिमेंट किया था, जो हमने एक्सपेरिमेंट किया था ये केल्विन ने किया था। ठीक है, अब केल्विन की बात बताते हैं, केल्विन ने क्या किया था, रिलेशन देखा था टेम्परेचर और प्रेशर में। तो उसने दो एक्सिस ली, एक तो उन्होंने दो एक्सिस ली, एक तो एक्स एक्सिस पे डिग्री सेल्सियस रखा और पी एक्सिस वाई एक्सिस पे उन्होंने प्रेशर रखा एटीएम में। ठीक, उन्होंने एक गैस ली, यहाँ पर ओरिजिन रखा 0 डिग्री सेल्सियस रखा यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर एक लाइन में यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ, इसको हमने बोला है 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक, उन्होंने एक गैस ली, किसी भी तरह की गैस हो सकती है, जैसे नियोन गैस है, आर्गन गैस है, या हीलियम मान लेते हैं। ठीक है, तो एक गैस ली, सबसे पहली पहली गैस ली। ठीक है, जो सबसे ज्यादा हल्की थी, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसका टेम्परेचर कुछ प्रेशर कुछ इतना आ रहा है। ठीक है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसका प्रेशर कुछ इतना आ रहा है, और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसका प्रेशर कुछ इतना आ रहा है। यहाँ पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आया और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे आया। ठीक है, अब किसी भी अगर हमारे पास कार्टेशियन प्लेन में दो कोऑर्डिनेट आ जाते हैं तो उससे हम उसका लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो यह गैस टेम्परेचर के साथ प्रेशर के साथ टेम्परेचर कैसे बिहेव करेगी, अगर उसका हम लाइन यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं, स्मूथली इसको ज्वाइन कर दें। ठीक है, तो हम उसका बिहेवियर बता सकते हैं। ठीक, तो हमने क्या किया, प्रेशर और टेम्परेचर में यही रिलेशन किया। तो इसमें से कुछ कोऑर्डिनेट्स निकाले हमने, जैसे हमने अभी एक्सपेरिमेंट किया था गैस में प्रेशर और टेम्परेचर में रिलेशन देखा था, और वहां से कुछ कोऑर्डिनेट उठा लिए, और कोऑर्डिनेट को हमने क्या किया, इस कार्टेशियन प्लेन में रखे, पॉइंट रखे, और इन पॉइंट को जब स्मूथली ज्वाइन किया तो कुछ इस तरह से ये बिहेव करा था। ठीक है, अब ये जो केल्विन थे, इनके पास नेगेटिव में जाने की एक लिमिट थी, मतलब उसके बाद वो नहीं जा पा रहे थे, क्योंकि बहुत ज्यादा नेगेटिव करने के लिए ह्यूज ऑफ एनर्जी की जरूरत पड़ती है, बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है, और इनके टाइम पे उतना हम नहीं कर सकते थे। हालांकि अभी भी हम दुनिया की बहुत पावरफुल मशीनरी यूज करते हैं, उसके बाद भी हम -200 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही पहुंच पाए, अभी तक इस टेम्परेचर पे हम नहीं पहुंच पाए। ठीक है, और हो सकता है कई सालों तक पॉसिबल ना हो अर्थ पे। ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा पावर का यूज होता है टेम्परेचर में, आपने देखा होगा एसी में बहुत ज्यादा पावर लगता है और वो बहुत कम टेम्परेचर ही मेंटेन कर पाता है। ठीक है, 5 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड और कुछ इतना डिग्री सेंटीग्रेड ही मेंटेन कर पाता है। ठीक है, तो आपको टेम्परेचर रिड्यूस करने में भी एनर्जी चाहिए रहती है। लेकिन एक लाइन उन्होंने बना दी गैस ए की। ठीक है, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना दिमाग लगाया और इस लाइन को आगे अपनी स्केल से ऐसे एक्सटेंड कर दिया। वो जानना चाहते थे कि ये जो लाइन है ये टेम्परेचर लाइन को या टेम्परेचर एक्सिस को कहाँ कट करती है। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, इस लाइन को आगे
इस लाइन को आगे कट कर दिया, ठीक है, आगे लाइन इसको एक्सटेंड कर दिया, और इसने जो टेम्परेचर एक्सिस को जहां पर कट किया वहां पर इन्होंने पॉइंट को ड्रॉ कर दिया। अब उन्होंने गैस बी ली। ये गैस दूसरे टाइप की हो सकती है, जैसे अगर ऊपर हीलियम है दूसरी, तो ये नियोन हो सकती है, क्रिप्टॉन हो सकती है। उन्होंने गैस बी ली और गैस बी में उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और उसके कोऑर्डिनेट यहाँ पर ड्रॉ करके एक लाइन ड्रॉ किया। तो लाइन ड्रॉ करने के बाद उन्होंने इसको भी आगे एक्सटेंड किया, क्योंकि वो एक लिमिट तक ही कोऑर्डिनेट को ड्रॉ कर सकते थे, टेम्परेचर वो ज़्यादा माइनस में नहीं जा सकते थे। तो उन्होंने इसको क्या कर दिया, लाइन ड्रॉ करते हुए इसको आगे एक्सटेंड कर दिया, क्योंकि पूरी लाइन बनाने के लिए हमें सिर्फ 2 या 3 कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ती है, ज़्यादा पॉइंट की जरूरत पड़ती नहीं है। तो जब इसको आगे एक्सटेंड किया तो उन्होंने देखा कि ये एग्जैक्टली उसी पॉइंट पे जाकर कट कर रही है, टेम्परेचर एक्सिस को उसी पॉइंट पे जाकर कट कर रही है जहां पर पहली गैस ने की थी। तो उनके दिमाग में और चमका कि भाई और गैसेस ली जाए, तो उन्होंने और गैस ली, जैसे गैस सी ली, तो कोई भारी गैस ली थोड़ी सी, ठीक है। अब उसमें भी इन्होंने जब ड्रॉ किया लाइन को, कोऑर्डिनेट एक्सपेरिमेंट किया, कोऑर्डिनेट यहाँ पर डाले, उसको जब आगे एक्सटेंड किया तो ये भी टेम्परेचर लाइन को उसी पॉइंट पे कट कर रही थी जिस पॉइंट पे पहली 2 गैसों ने करा। तो उन्होंने एक यहाँ से रिजल्ट निकाला कि ये जो गैसेस होती हैं ये टेम्परेचर लाइन को किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट पे कट करती है, ठीक है, एक स्पेसिफिक पॉइंट पे कट करती है, ठीक। ये तो पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने ये देखा कि टेम्परेचर पॉइंट पे अगर कहीं कहीं पे पॉइंट होता है, टेम्परेचर एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट होता है, तो वहां पर पी क्या होता है। तो उन्होंने ये देखा कि हम अगर ये बोलते हैं कि अगर एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट होता है, एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट, मतलब यहाँ पर -1 है, तो -1 कॉमा क्या लिखते हैं, 0 लिखते हैं, मतलब वाई का कोऑर्डिनेट इस पे क्या होता है, 0 होता है। जैसे यहाँ पर हमने 1 कामा क्या होता है, 0 होता है। जैसे यहाँ पर क्या होता है, 2 0 होता है। तो एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होता है उस पे जो वाई का जो वैल्यू होता है वो 0 होता है। मतलब कि यहाँ पर देखो प्रेशर क्या रहेगा, यहाँ पर 0 रहेगा इस पॉइंट पर, ठीक है, क्योंकि ये टेम्परेचर एक्सिस है, टेम्परेचर एक्सिस पे प्रेशर क्या होता है, 0 होता है। तो प्रेशर क्या होता है, 0 होता है। अब उन्होंने सोचा कि प्रेशर क्यों 0 हो रहा था, ठीक है, प्रेशर इसलिए 0 हो रहा था क्योंकि वो मॉलिक्यूल्स मूव करना बंद कर दिए थे, उनके पास कोई वेलोसिटी नहीं थी, वो वाल से बिल्कुल नहीं टकरा रहे थे। अगर टकरा नहीं रहे थे तो मॉलिक्यूल्स या फिर एटम फोर्स अप्लाई नहीं कर पा रहे थे, और फोर्स नहीं अप्लाई कर पा रहे थे तो प्रेशर भी नहीं आता है। एक कंडीशन ये हो सकती है कि मॉलिक्यूल्स वापस सेटल डाउन हो गए, नीचे बैठ गए, बिल्कुल फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हैं, ठीक है, सारी गैसेस उसके अंदर नीचे सेटल डाउन हो गई। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि हम क्या कर रहे थे, वहां पर प्रेशर रिड्यूस कर रहे थे। प्रेशर कम करना मतलब कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम जाना, मतलब कि वैक्यूम में जाना। और वैक्यूम कब जाते हैं, जब उसमें से गैस को बाहर निकाल लेते हैं। तो अगर हमने सारी गैस बाहर निकाल ली, सारे एटम्स बाहर निकाल लिए, अंदर एक भी एटम नहीं है, तो उस टाइम पे प्रेशर क्या होता है, 0 होता है। तो अगर हम एटम में से या फिर किसी सिलेंडर में से अगर सारे के सारे एटम बाहर निकाल देंगे और इसका प्रेशर 0 हो जाएगा, तो क्या और एटम निकाल सकते हैं क्या उसमें से, अब कुछ भी नहीं है उसमें से, तो निकालेंगे क्या। इसका मतलब प्रेशर कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकता, ठीक है। तो प्रेशर नेगेटिव में नहीं हो सकता, मतलब टेम्परेचर इससे पीछे नहीं जा सकता, क्योंकि अगर प्रेशर कम करने की बात कर रहे हो तो ये वो लास्ट टेम्परेचर है जहां पर आपका प्रेशर क्या हो जाता है, किसी भी गैस का 0 हो जाता है। तो इसको क्या बोला गया है कि ये जो टेम्परेचर है -273.15 डिग्री सेल्सियस आपका क्या है, लास्ट टेम्परेचर है डिग्री सेल्सियस में अगर हम मेजर करते हैं। तो ये जो लास्ट टेम्परेचर है, और वो लास्ट टेम्परेचर जहां से हम कुछ चीजें मेजर करते हैं उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है। तो ये होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। आई आई होप आपको समझ में आया होगा मैं क्या कहना चाहता हूं यहाँ पर। अब हम ये बात कर लेते हैं कि -273.15 डिग्री सेल्सियस कैसे आया, ठीक है, ये रीडिंग कैसे आई उसकी बात कर लेते हैं हम, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास 100 डिग्री सेंटीग्रेड था, यहाँ पर कहीं पर, तो ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड था। इसको दोनों के बीच में हमने 100 पार्ट में ब्रेक किया था, लेट सपोज ये 100 हो गया, ठीक है। तो इसमें हम पीछे भी जा रहे थे, तो हमने इसमें जितनी डिस्टेंस इधर ले रहे थे 1 डिग्री सेल्सियस की, उतने ही इंटरवल पे इधर पीछे पीछे आएंगे, इक्वल इंटरवल में हम पॉइंट ड्रॉ करेंगे, ऐसे ड्रॉ करेंगे। तो अगर माइनस में हम ऐसे ड्रॉ करते हुए गए, तो ये जो पॉइंट था ये माइनस के 273 लाइन्स .15 के आगे आया था। मतलब यहाँ पर हमने जब काउंट किया था -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है, ऐसे काउंट करते हुए आए।
तो यहाँ पर एग्जैक्ट -273.15 पे आए थे, तो उस पॉइंट पे ये क्या कर रहा था, टेम्परेचर लाई कर रहा था। तो हम ये गिनते हुए पीछे की तरफ गए तो वहां से ये टेम्परेचर आया -273.15 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, इक्वल पार्ट में इसको ब्रेक कर रहे हैं। अब केल्विन ने क्या कहा था कि मैं जो टेम्परेचर है वो मैं एब्सोल्यूट, जो कम से कम दुनिया में या वर्ल्ड में या यूनिवर्स में जो कम से कम टेम्परेचर होता है उसी से मेजर करूंगा, ठीक है। किसी भी अगर यूनिवर्स में कहीं पे भी चल जाएंगे हम, ठीक है, प्लैनेट्स में या फिर हमारी गैलेक्सी में कहीं पे भी चले जाएंगे तो सबसे कम टेम्परेचर इतना ही रहेगा, इससे कम टेम्परेचर नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि अगर वहां पर मैटर ही नहीं है, अगर स्पेस में देखें तो वैक्यूम है, बिल्कुल वैक्यूम है, स्पेस में कुछ नहीं है, ठीक है। हम बोलेंगे कि अगर वहां पर मैटर ही नहीं है तो मैटर से कम कुछ हो सकता है क्या? एंटी मैटर तो है नहीं अभी हमारे पास, ठीक है। तो मैटर से नेगेटिव में नहीं है, मतलब वहां पर हटाने के लिए कुछ चीजें नहीं है, तो वहां का जो टेम्परेचर होता है -273.15 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। केल्विन ने कहा था कि मैं यहां से मेजर करूंगा, तो यहां से मैं इसको जीरो कंसिडर करूंगा, मैं जीरो कंसिडर करूंगा। तो इसको जीरो कंसिडर करने के लिए उन्होंने बोला कि इसको मैं केल्विन बोलूंगा, के बोलूंगा, इसको उन्होंने बोल दिया जीरो के। अब यहां से 0 डिग्री सेल्सियस का जो डिस्टेंस था आगे गया, इंटरवल उन्होंने वही रखा जो इसमें इंटरवल था, ठीक है। तो इसका मतलब कि यहां पर जो रीडिंग आएगी वो रीडिंग क्या होगी, 273.15 आगे होगी, मतलब इससे अगर 273 आगे हम करेंगे, 1 पॉइंट करेंगे, 5 करेंगे, तो क्या डिग्री सेंटीग्रेड की रीडिंग यहाँ पर आएगी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 273.15 केल्विन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ की जो रीडिंग होगी केल्विन स्केल पर 273.15 केल्विन हो जाएगा, ठीक है। तो 0 डिग्री सेल्सियस को हम बोलते हैं 273.15 डिग्री, सॉरी केल्विन, ओके। अब यहां से आगे कितना था, 100 पार्ट और था, ठीक है। तो मतलब यहां से भी केल्विन में हम क्या करेंगे, 100 आगे जाएंगे, और जहां पर 100 डिग्री सेल्सियस होता है वहां पर यहाँ पर रीडिंग केल्विन में कितनी आती है, 273 में 100 प्लस कर देंगे तो 373.15 केल्विन। तो जहां पर 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है तो हम बोलेंगे कि 100 डिग्री सेल्सियस जो है वो क्या है, 373.15 केल्विन। नाउ यूनिट ऑफ लुमिनस इंटेंसिटी, ठीक है। ये लुमिनस इंटेंसिटी में आपको क्या है कि थोड़ा सा डिफिकल्ट है। लुमिनस इंटेंसिटी में आपको लाइट की इंटेंसिटी के बारे में पता होना चाहिए कि इसको वाट में कैसे मेजर करते हैं, और इसके लिए एक सॉलिड एंगल जो होता है उसको भी आपको रीड करना आना चाहिए। अगर सॉलिड एंगल आपको समझ में आता है, ठीक है, और अगर आपने लाइट की इंटेंसिटी को वाट में मेजर करना आता है तो आप इस डेफिनेशन समझ सकते हैं अभी फिलहाल। लेकिन अभी 11th के लेवल पे हम ये दोनों चीजें अभी नहीं जानते हैं, तो इसके बारे में थोड़ी सी बेसिक चीजें वो जान लेते हैं कि इसका जो यूनिट होता है वो कैंडेला होता है, और सिंबल जो होता है वो इसका क्या होता है, सीडी होता है, ओके। तो लुमिनस इंटेंसिटी में हम इतना ही देखेंगे अभी फिलहाल के लिए। नेक्स्ट टाइटल है यूनिट ऑफ करंट, ठीक है। तो करंट क्या होता है, करंट का यूनिट होता है एम्पियर, और इसका जो सिंबल होता है वो कैपिटल ए होता है। अब 1 एम्पियर किसे कहते हैं उसको भी डिफाइन करते हैं। तो 1 एम्पियर एक्चुअल में करंट जो होता है वो चार्ज की वजह से होता है। तो किसी भी वायर के अंदर जब चार्ज फ्लो करता है तो उसको हम बोलते हैं करंट बोलते हैं, ठीक है। तो उसी में से हम एम्पियर को मेजर करते हैं। तो जो चार्ज मूव करता है, तो चार्ज कितना मूव करता है, कितने टाइम के लिए मूव करता है, दैट इज कॉल्ड द एम्पियर, ठीक। हम बोलेंगे 1 एम्पियर रिप्रेजेंट ए फ्लो ऑफ 1 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पर सेकेंड। 1 सेकेंड के लिए 1 कूलम का चार्ज, अगर आपके 1 सेकेंड में 1 कूलम का चार्ज किसी वायर से फ्लो होता है तो उस करंट को हम बोलते हैं 1 एम्पियर, ठीक है। जितना करंट फ्लो हो जाता है उस करंट को क्या बोलते हैं हम, 1 एम्पियर बोलते हैं। तो 1 कूलम ऑफ चार्ज कितना होता है, अब हमें ये भी पता लगाना है कि 1 कूलम ऑफ चार्ज कितना होता है। तो 1 कूलम जो चार्ज होता है वो 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है। अगर 6.25 इंटू 18 इलेक्ट्रॉन आपने कलेक्ट किए हैं तो उसका जितना चार्ज होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का अपना खुद एक चार्ज होता है, ठीक है। तो इतने इलेक्ट्रॉन कलेक्ट करने के बाद जितना चार्ज बनता है उसको बोलते हैं 1 कूलम ऑफ चार्ज। बेसिकली जो किसी बॉडी के अंदर अगर कोई बॉडी है तो उसके बॉडी के अंदर जो चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन की या तो कमी की वजह से होता है या फिर क्या होता है, उसकी एक्सेस होने की वजह से होता है, उसकी अधिकता होने की वजह से होता है। कि उसमें इलेक्ट्रॉन अगर बहुत ज्यादा आ गए तो वो बॉडी नेगेटिव बॉडी हो जाती है, या उसमें से इलेक्ट्रॉन कम कर दिए तो इलेक्ट्रॉन कम कर दिया तो प्रोटॉन बढ़ जाते हैं, तो प्रोटॉन जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, इसलिए वो क्या हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। तो चार्ज दो तरह के होते हैं, एक नेगेटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है।
नेगेटिव चार्ज हमने इलेक्ट्रॉन को बोला है और पॉजिटिव चार्ज हमने प्रोटॉन को बोला है। तो बेसिक जो एलिमेंट है चार्ज के वो कौन कौन से हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, ठीक है। अब प्रोटॉन तो न्यूक्लियस के अंदर होता है, वो तो निकल ही नहीं सकता एटम से बाहर, ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियस में वो बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से बना रहता है। न्यूक्लियस अगर वो प्रोटॉन अगर बाहर निकल गया तो एटम का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन से ही पता चलता है कि उसका एटम किस टाइप का है, ठीक है। अगर उसमें से प्रोटॉन अगर निकाल लेंगे तो उसका अस्तित्व खत्म कर देंगे, मतलब एटम ही चेंज कर देंगे हम उसका, या एटॉमिक नंबर ही चेंज हो जाएगा उसका। तो हम बोलेंगे, अब हम ये भी जान लेते हैं कि अगर चार्ज बॉडी होती है तो न्यूट्रल बॉडी क्या होती है, उसको भी देख लेते हैं कि अगर कोई बॉडी न्यूट्रल बॉडी है, ठीक है, इस तरह का बॉडी है, न्यूट्रल बॉडी है, तो ये न्यूट्रल बॉडी होती क्या है, इसके अंदर ऐसा क्या होता है कि न्यूट्रल होती है, इसके अंदर कोई चार्ज नहीं होता है। तो हम बोलते हैं कि कोई सी भी बॉडी का जो बेसिक एलिमेंट होता है वो एटम होता है, और एटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों होते हैं, उसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन होता है, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होता है, और उसके बाहर जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन होता है। अगर देखा जाए, अगर ये इसका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में आपका न्यूट्रॉन भी रहता है और प्रोटॉन भी रहता है, और इसके ऑर्बिट में बाहर इलेक्ट्रॉन रोटेट करते रहते हैं, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ऐसे रोटेट करते रहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन आपका जीरो, कोई चार्ज नहीं होता है इसके अंदर, ठीक। तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं और जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं एक एटम में, तो वो क्या करते हैं, चार्ज को बैलेंस कर लेते हैं। अगर किसी एटम के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं तो उसके ऊपर कोई नेट चार्ज क्या होता है, जीरो होता है। इसका मतलब यह नहीं कि उसके अंदर चार्ज नहीं है, उसके अंदर चार्ज है, प्रोटॉन भी है, पॉजिटिव चार्ज भी है, नेगेटिव चार्ज भी है, लेकिन जितना पॉजिटिव चार्ज है जितना नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, दोनों इक्वल क्वांटिटी में रखे होते हैं, इसलिए वो उसको बोलते हैं न्यूट्रल एटम, ठीक है। ऐसे ही एटम से पूरी बॉडी बनी होती है। तो हम ये बोलेंगे कि इस ये जो पूरी बॉडी है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी है और प्रोटॉन भी है। तो अगर जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही प्रोटॉन है पूरी बॉडी के अंदर, तो वो बॉडी न्यूट्रल बॉडी कहलाती है, उसके अंदर कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक है। तो न्यूट्रल बॉडी हम इसे कहेंगे, देख लेते हैं। तो नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज। दूसरी बात, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज क्यों, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू होंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज को हमने इलेक्ट्रॉन कहा है, तो जितने प्रोटॉन होंगे उतने क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। इसका मतलब नेट चार्ज ऑन द बॉडी इज जीरो। तो न्यूट्रल बॉडी हम इसे कहेंगे जिसके ऊपर नेट चार्ज क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है, दोनों प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इक्वल होंगे। अब मान लीजिए मैंने ये कहा था कि प्रोटॉन को तो हम बाहर निकाल नहीं सकते हैं, तो चार्ज जो होता है वो इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। अब मान लीजिए कि मैंने 5 इलेक्ट्रॉन बाहर से लाकर इसके अंदर डाल दिए, न्यूट्रल बॉडी के अंदर डाल दिए, तो पहले तो बराबर थे भाई, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर थे। अब इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन डाल दिए ना मैंने, तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो जाएगा, किससे, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज से। इसका मतलब क्या है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन से। इसका मतलब क्या है कि अगर नेगेटिव चार्ज ज्यादा है तो नेट चार्ज ऑन द बॉडी इज नेगेटिव, नेट जो चार्ज होगा वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, कि भाई जितने प्रोटॉन और जितने इलेक्ट्रॉन थे उन्होंने तो अपना चार्ज कैंसिल आउट कर दिया होगा, लेकिन इस 5 इलेक्ट्रॉन को कैंसिल आउट करने के लिए कोई प्रोटॉन है ही नहीं हमारे पास, तो नेट चार्ज बॉडी के ऊपर क्या हो जाएगा, 5 इलेक्ट्रॉन का चार्ज आ जाएगा। वैसे ही अगर हम 5 इलेक्ट्रॉन इस बॉडी से अगर निकाल दें, ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन हम इस बॉडी से बाहर निकाल दें, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन को ही या तो डाल सकते हैं अंदर या फिर बाहर निकाल सकते हैं, प्रोटॉन को हम कुछ नहीं कर सकते। तो अगर मैंने इलेक्ट्रॉन बाहर कर दिए तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज कम हो जाएगा, किससे, पॉजिटिव चार्ज से। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन से। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हो गए, ठीक है, तो जो बचे हुए जो रहेंगे चार्ज अंदर, तो जितने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, उसके बाद कुछ प्रोटॉन रह जाएंगे यहाँ पर, कुछ पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा, जैसे 5 प्रोटॉन यहाँ पर रह जाएंगे जो कि क्या रहेंगे, कैंसिल आउट नहीं होंगे। तो इसके ऊपर नेट चार्ज ऑन द बॉडी इज पॉजिटिव, तो नेट चार्ज इस बॉडी के ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। तो चार्ज कैसे डेवलप होता है उसके बारे में हमने चर्चा कर ली। तो अगर अगर हम समझे कि 1 कूलम चार्ज करना है, इस न्यूट्रल बॉडी को 1 कूलम चार्ज करना है, तो अगर आपको नेगेटिव चार्ज बनाना है, इसको 1 कूलम का नेगेटिव चार्ज बनाना है, तो आप में इतने इलेक्ट्रॉन डालने पड़ेंगे। जैसे हमने यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन डाले तो आपको इतने इलेक्ट्रॉन डालने पड़ेंगे, ये तो मैं काउंट भी नहीं कर सकता, बोल नहीं सकता, गिनती खत्म हो जाएगी मेरे, इतने इलेक्ट्रॉन है। तो 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर डालने पड़ेंगे, ठीक है, तब जाके 1 कूलम का चार्ज डेवलप होगा। और अगर मुझे पॉजिटिव चार्ज बनाना है, ठीक है, 1 कूलम का पॉजिटिव चार्ज बनाना है, तो इसमें से इतने इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे, कितने इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे, इतने सारे इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे, ठीक है, इतने सारे इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे, तब जाकर इसके अंदर 1 कूलम का पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। अब एक बार जब चार्ज आ गया हमारे पास, तो अगर वो चार्ज, ठीक है, उस बॉडी के अंदर उतना चार्ज
हमने 1 सेकेंड के लिए फ्लो करा दिया तो 1 एम्पियर का करंट फ्लो होगा। ठीक है, करंट हमेशा फ्लो होता है, चार्ज के फ्लो होने से करंट आपका प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो इतना चार्ज हमें मूव कराना पड़ेगा तब जाकर आपका 1 एम्पियर का करंट आएगा। आई होप आपको अंडरस्टूड हुआ होगा। नाउ नेक्स्ट है यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या होता है, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसकी भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। इसका यूनिट मोल होता है और सिंबल इसका मोल होता है। मोल MOL लिखेंगे, सिंबल में MOL लिखेंगे, यूनिट में हम MOLE लिखेंगे। ठीक है, दोनों मोल होते हैं। और 1 मोल किसे कहते हैं, तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो होता है वो एक नंबर होता है कि अगर किसी सब्सटेंस को हमने बोल दिया कि ये 1 मोल है तो उसके अंदर कितने नंबर ऑफ पीस होंगे। जैसे कि हम दर्जन में बोलते हैं कि 1 दर्जन बनाना है तो हम समझ जाते हैं कि 12 केले होंगे। हम बोलेंगे 1 दर्जन एप्पल है तो हम ये समझ जाएंगे कि इसके अंदर क्या है, 12 12 एप्पल होंगे। ठीक है, तो 12 नंबर होते हैं इसके अंदर दर्जन में। वैसे ही मोल है, मोल एक सिर्फ नंबर को रिप्रेजेंट करता है कि इसके अंदर वो जो क्वांटिटी है उसके पीस कितने होंगे। ठीक है, अगर मैंने एक पेंसिल का बंडल लिया है, पैकेट लिया है पेंसिल, अब उसके अंदर पेंसिल कितनी भी हो, लेकिन मैं ये बोलूंगा कि 1 दर्जन पेंसिल का एक पैकेट है। ठीक है, मान लो एक पैकेट में 10 पेंसिल है और मैं बोलूंगा कि 1 दर्जन आपका क्या है, पेंसिल का पैकेट है, तो 12 पैकेट होंगे। ठीक है, अब ये मायने नहीं रखता उसके अंदर पेंसिल कितनी है, अब 12 पैकेट में कितने हो जाएंगे, 120 पेंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो मुझे 1 दर्जन के आगे जो वर्ड लगाते हैं उससे मतलब रहता है। ठीक है, कि मैंने 1 दर्जन के आगे कितना कौन सा वर्ड लगाया, मैंने पैकेट बोला तो वो 12 पैकेट हो जाएंगे। ठीक है, तो मोल में भी ऐसा ही है। अगर आप बोलोगे कि 1 मोल एटम, तो ये जो एटम होगा उसका नंबर कितना होगा, कितने एटम्स होंगे उसके अंदर। ठीक है, ऐसे तो हम बोलेंगे 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 की पावर 23 यूनिट्स ऑफ दैट सब्सटेंस सच एस एटम्स, मोलिक्यूल्स और आयंस। ठीक है, तो 1 मोल ऑफ सब्सटेंस अगर किसी ने कहा है तो वो कितना होगा, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 यूनिट्स होगा, मतलब कि इतने पीस होंगे उसके ऑफ दैट सब्सटेंस, उसी सब्सटेंस के। जैसे 1 मोल ऑफ सब्सटेंस हमने बोला, यहाँ पर हमने एग्जांपल भी लिया है कि 1 मोल ऑफ एटम, तो कितने एटम होंगे, इतने एटम होंगे। 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स बोला तो कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, इतने मॉलिक्यूल्स होंगे। और अगर बोला कि 1 मोल ऑफ आयन बोला तो कितने आयन होंगे, इतने नंबर ऑफ आयन होंगे। अब 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एक नंबर होता है और इसको एवोगैड्रो नंबर बोला जाता है। ठीक है, अब एवोगैड्रो नंबर जो रहता है वो एक सिर्फ नंबर होता है, वो बताता है कि 1 मोल के अंदर कितने सब्सटेंस रहेंगे, कितने यूनिट्स रहेंगे या कितने पीस रहेंगे। ओके, आपको ये समझ में आया होगा। उसके बाद बात करते हैं ये कॉन्सेप्ट कहाँ यूज करते हैं। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट ऑफ द मॉल कैन बी यूज टू कन्वर्ट बिटवीन मास एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ये जो कॉन्सेप्ट होता है ये हम कहाँ यूज करते हैं कि किसी भी सब्सटेंस का मास और उसके नंबर ऑफ पार्टिकल में कन्वर्ट करने के लिए करते हैं। तो नंबर ऑफ पार्टिकल में कितना मास होगा ये भी चर्चा करते हैं, और इतने मास के अंदर कितने नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे ये भी हम चर्चा करते हैं। ठीक है, तो इसके बेसिक अगर हम देखें तो 1 मोल ऑफ वाटर कंटेंट 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स। अगर मैं वाटर की बात करता हूं तो अगर 1 मोल वाटर बोला गया, 1 मोल वाटर बोला गया है तो 1 मोल H2O बोला गया है। ठीक है, 1 मोल H2O बोला गया। अब H2O क्या है, मॉलिक्यूल्स है, क्या है ये, मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो 1 मोल मॉलिक्यूल्स बोला गया है मतलब कि ये कितना है, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स। भाई इतने मॉलिक्यूल्स होंगे ना इसके अंदर। ठीक है, 1 मोल के अंदर इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, तो हम ये बोलेंगे कि 1 मोल ऑफ वाटर कंटेंट 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स। इसका मतलब क्या होता है कि ये अगर इसका जब हम वेट करते हैं ना, 1 मोल वाटर मॉलिक्यूल्स का वेट करते हैं, मास करते हैं इसका। ठीक है, मास कितना होता है, कितना मीटर होता है, तो वो टोटल मास इज अबाउट 18.015 ग्राम्स। तो ग्राम में अगर देखेंगे तो ये 18 ग्राम होगा। अब देखो यहाँ पर ये संभावना भी देखो कि इसमें क्या हो क्या रहा है। अगर आप मोलर मास जानते हो, हर एक एटम का मोलर मास जानते हो, तो हाइड्रोजन का मोलर मास 1 होता है, तो 2 हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ऑक्सीजन का जो मोलर मास होता है वो 16 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका मोलर मास कितना हो जाएगा इसका, 16, तो 2 प्लस 16 कितना हो जाएगा, इस मॉलिक्यूल्स का मोलर मास कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखा हमने कि इसका जो टोटल मास आ रहा है वो 18 ग्राम के आसपास आ रहा है और इसका मोलर मास भी 18 आ रहा है।
मतलब कि 1 मोल के अंदर वो उसके मोलर मास को बताएगा कि 1 मोल के अंदर कितना उसका मोलर मास होता है, ठीक है, या उसका कितना ग्राम होता है, इसको भी रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। अगर मैं वाटर की बात कर रहा हूं, उसके अंदर अगर इतने मॉलिक्यूल्स हैं तो वो 18 ग्राम होगा, जो उसके मोलर मास के बराबर होगा, ठीक है। ये थोड़ा सा केमिस्ट्री का पार्ट था, ठीक है, अगर वहां पढ़ोगे तो आप पता चलेगा आपको। 1 मोल इज इक्वल टू, ठीक है, 1 मोल H2O की अगर बात करते हैं, ठीक है, हमने क्या बात करी है, 1 मोल H2O, ये इज इक्वल टू नहीं है, ठीक है, यहाँ पर एरो लगना था। तो 1 मोल H2O जो था, अगर 1 मोल H2O में हम ये बोलेंगे कि इसके अंदर इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, तो मैंने यहाँ पर मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में इसको रख दिया है, ठीक है, उसके सिंबॉलिक फॉर्म में, क्योंकि यहाँ पर सेंटर पे ऑक्सीजन होता है और इधर हाइड्रोजन हाइड्रोजन होते हैं, दोनों लगे होते हैं, ठीक है। तो इसको कुछ इस तरह से रखा जाता है, अगर साइज में देखा जाता है हाइड्रोजन छोटा होता है, ऑक्सीजन बड़ा होता है, तो ये कुछ इस तरह से जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है, इस तरह का सिंबल होता है H2O का। तो देखा जाए तो ये H2O है, ये कितने हैं, 6.022 इंटू 10 की पावर 23, तो ठीक है। तो 1 मोल के अंदर इतने आपके मॉलिक्यूल्स होंगे, कितने होंगे, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O, ठीक है। इनका जब वेट करते हैं तो वो कितना आता है, लगभग 18 ग्राम के आसपास आता है, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये क्यों यूज करते हैं मोल्स को। अब इसके कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मैंने यहाँ पर रिटर्न फॉर्म में रख दिया है कि 1 डोजन बनाना है, इसका मतलब क्या है कि इसमें 12 पीस ऑफ बनाना है, मतलब 12 पीस है केले के। और अगर मैंने ये बोल दिया है कि 1 डोजन पैकेट ऑफ बनाना एंड एन एप्पल, एक एप्पल और एक बनाना का एक पैकेट है, और एक एक पैकेट है, एक बनाना और एक एप्पल का एक पैकेट है, ऐसे हमें 1 डोजन पैकेट चाहिए, तो कितने पैकेट हो जाएंगे, 12 पैकेट हो जाएंगे। तो एक बनाना एक एप्पल के ऐसे कितने हो जाएंगे, 12 पैकेट हो जाएंगे, मतलब क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, 24 हो जाएगी, ठीक है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि उसके अंदर कितने हैं, जो हमें आगे जो वर्ड लिखा होता है वही वर्ड होता है 12 डोजन, ठीक है। जैसे ये पैकेट का 12 पीस चाहिए, ठीक है, पैकेट का 12 पीस चाहिए। नाउ अब हम अगर बात करें 1 मोल एटम की, तो हम ये बोलेंगे कि कितने एटम है, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि 1 मोल हीलियम बोल दूं, ठीक है, क्योंकि हीलियम जो रहता है इनर्ट गैस जो रहती है वो क्या रहती है, एटॉमिक फॉर्म में रहती है। तो कितना बोल रहा है, इतने नंबर ऑफ हीलियम, ठीक है, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 हीलियम, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हम बोलेंगे इसको। 1 मोल एलिमेंट बोला मैंने, कोई सा एक एलिमेंट ले लिया मैंने, तो 1 मोल अगर एलिमेंट की अगर मैं बात करता हूं तो कितने एलिमेंट होंगे, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एलिमेंट्स होंगे। अगर मैंने 1 मोल मॉलिक्यूल लिए, तो कितने मॉलिक्यूल लिए मैंने, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स। अब ये एलिमेंट और मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, एलिमेंट में सेम टाइप के एटम होते हैं, अगर दो या दो से ज्यादा एटम है और सेम टाइप के एटम है, एक तरह के एटम है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम एलिमेंट। जैसे कि ये Cl2 है, दो एटम है इसके अंदर लेकिन दोनों क्लोरीन के हैं। O2 है, ऑक्सीजन है, ठीक है। तो इसमें दो एटम है, ऑक्सीजन के दो एटम है, दोनों एटम ऑक्सीजन की ही है, एक तरह के है, ठीक है। जैसे ओजोन है, O3 है, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको बोलते हैं एलिमेंट, ठीक है, इसको बाद में हम देख लेते हैं। मॉलिक्यूल्स में क्या होता है कि अगर दो या दो से ज्यादा एटम है उसके अंदर, तो वो दोनों डिफरेंट डिफरेंट एटम है, ठीक है, अलग अलग एटम है उसमें, तो उसको बोलते हैं हम मॉलिक्यूल्स। जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड, इसके अंदर दो एटम है, एक कार्बन का एटम है, एक ऑक्सीजन का एटम है, दोनों अलग अलग एटम है, तो CO जो है वो मॉलिक्यूल्स होगा। जैसे CO2, इसमें क्या है, ऑक्सीजन और कार्बन के दो एटम है। जैसे H2O, वाटर की बात करें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो अलग अलग एटम्स है इसके अंदर, ठीक है। तो इनको बोलते हैं मॉलिक्यूल्स। तो 1 मोल के मॉलिक्यूल के अंदर क्या होता है, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स होता है, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको डिफाइन भी कर देता हूँ। एटम क्या होता है, द एटम इज द स्मॉलेस्ट ऑब्जेक्ट दैट रिटेन द प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट। एटम्स आर कंपोज्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड ए न्यूक्लियस। एक एटम क्या होता है, एटम के अंदर एक ही न्यूक्लियस होता है, और क्या होता है, उसके आसपास इलेक्ट्रॉन रोटेट करते हैं। तो अगर जिस बॉडी के अंदर एक ही न्यूक्लियस होता है, ठीक है, मैं एटम्स की बात कर रहा हूँ, कि जिस सब्सटेंस के अंदर एक ही न्यूक्लियस होता है, उस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं और उसके आसपास इलेक्ट्रॉन रोटेट करते हैं, तो उसको हम एटम बोलते हैं। और ये सबसे स्मॉलेस्ट ऑब्जेक्ट होता है जो रिटेन कर सकता है इन्वायरमेंट में, ठीक है। तो जैसे हीलियम करता है एटॉमिक फॉर्म में, नियोन करता है एटॉमिक फॉर्म में, ठीक है, स्मॉलेस्ट ऑब्जेक्ट है ये। और वो क्या करता है, उस एलिमेंट की प्रॉपर्टी को रिटेन करता है, ठीक है, रखता है उसकी। जैसे कि उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होते हैं, उससे पता चलता है कि इसके ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन रोटेट करेंगे। जैसे अगर दो प्रोटॉन है तो दो इलेक्ट्रॉन रोटेट करेंगे,
3 प्रोटॉन है तो 3 इलेक्ट्रॉन रोटेट करेंगे। तो ये क्या करता है, किसी एलिमेंट की प्रॉपर्टी को रिटेन करता है। ये एटम को जिस तरह से होता है, सेंटर में आपका जैसे ये न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और इसके ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रोटेट करते रहते हैं। तो अलग अलग ऑर्बिट में रोटेट करते हैं इलेक्ट्रॉन, जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं सबका ऑर्बिट अलग अलग होता है। नाउ एटम की बात हो गई, अब हमने एलिमेंट की भी बात करी थी, तो एलिमेंट भी देख लेते हैं। एलिमेंट क्या होते हैं, इसमें दो या दो से ज्यादा एटम होते हैं, वो सिमिलर टाइप के एटम होते हैं, ठीक है। या फिर मैं ये बोलूं कि उनके न्यूक्लियस के प्रोटॉन जो रहते हैं वो सेम रहते हैं, क्योंकि प्रोटॉन चेंज होते हैं तो नंबर ऑफ एटम, एटॉमिक नंबर चेंज होता है, और एटॉमिक नंबर चेंज होता है मतलब कि वो एटम ही चेंज हो जाता है। हमें सिमिलर टाइप के एटम चाहिए, तो अगर यहाँ पर 3 एटम है तो तीनों एटम के न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन सेम होने चाहिए। मतलब अगर एक में 2 प्रोटॉन है तो दूसरे में भी 2 प्रोटॉन होना चाहिए, तीसरे में भी 2 प्रोटॉन होना चाहिए। मतलब वो क्या होना चाहिए, हीलियम होना चाहिए, क्योंकि हीलियम के अंदर 2 प्रोटॉन होते हैं। तो एन एलिमेंट इज ए सब्सटेंस वॉस एटम ऑल हैव द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। तो एक ऐसा सब्सटेंस, ठीक, जिसके एटम में सारे के सारे नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होंगे, सेम होंगे। सभी एटम्स के अंदर क्या होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होंगे। अनदर वे ऑफ सेइंग दिस इज दैट ऑल ऑफ द पर्टिकुलर एलिमेंट्स एटम हैव द सेम एटॉमिक नंबर, ठीक है। वो जिसमें उसमें जितने भी एटम्स यूज हो रहे हैं उनका एटॉमिक नंबर सेम होना चाहिए, ठीक है। दोनों तरह से बोल सकते हो आप। जैसे कि ऑक्सीजन 2 एटम है इसके अंदर, लेकिन दोनों का एटॉमिक नंबर सेम है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन। क्लोरीन है 2 एटम है, तो ClCl दोनों क्लोरीन के एटम है। नाइट्रोजन है N2 है, तो इसमें नाइट्रोजन के 2 एटम है, दोनों एटम सेम है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन। ओजोन O3, इसमें 3 एटम है, तीनों एटम ऑक्सीजन के हैं, तो तीनों का एटॉमिक नंबर सेम होगा। नाउ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल क्या होता है, अ मॉलिक्यूल इज अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ 2 और मोर डिफरेंट एटम्स दैट आर द केमिकली बॉन्डेड टुगेदर। ये 2 या 2 से अलग एटम से मिलकर बना होता है, ठीक है, और केमिकली बॉन्डेड रहता है। जैसे कि H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 अलग अलग टाइप के एटम से। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन और ऑक्सीजन 2 अलग टाइप्स के एटम है। मीथेन CH4, कार्बन और हाइड्रोजन 2 अलग टाइप्स के एटम से, ठीक है। तो इनको हम बोलेंगे मॉलिक्यूल्स। टाइटल है यूनिट ऑफ एंगल। अब एंगल क्या होता है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो एंगल का यूनिट जो होता है वो रेडियन होता है, और इसका जो सिंबल होता है वो RD होता है, ठीक है। इसको रेडियन में मेजर करते हैं और इसका सिंबल क्या होता है, RD। अब 1 रेडियन किसे कहते हैं, तो उसके लिए पहले हम ये जान लेते हैं कि एंगल का डेफिनेशन क्या होता है, एंगल का फार्मूला क्या होता है। कि आपने देखा होगा कि जो आर्क होता है, आर्क, ठीक, अपने ऐसे आर्क देखा होगा, ठीक है। हमेशा आर्क जो होता है वो किसी एक सर्कल का एक पार्ट होता है। अगर मैं आगे इसको ड्रॉ करूं, ऐसे राउंड फॉर्म में ड्रॉ करूं कि ये कंप्लीट क्या था, तो ये किसी एक सर्कल का पार्ट था और उसका एक सेंटर होता है। अब जो ये जो आर्क है, जिस सर्कल का पार्ट है और उस सर्कल का जो सेंटर है, वही सेंटर इस आर्क का भी सेंटर होता है, ठीक है। अब इस आर्क की जो रेडियस है वो उस सर्कल की रेडियस होती है जिसका ये पार्ट है, ठीक है। तो देखा जाए तो अगर एक आर्क है तो आर्क का एक एंड पॉइंट है, ये आर्क के 2 एंड पॉइंट होते हैं, ये इसके सेंटर पे एक एंगल बनाते हैं थीटा, ठीक है। क्योंकि 2 अगर लाइन पैरेलल नहीं है तो हमेशा क्या बनाती है, एक एंगल बनाती है, ठीक है। अगर एक ही प्लेन के ऊपर लाई कर रही है तो देखा जाए तो ये एक एंगल बनाएगी। तो ये जो लेंथ रहता है इसको हम बोलते हैं आर्क लेंथ, ठीक है, और ये इसका क्या है, रेडियस है। तो एंगल, आर्क लेंथ और रेडियस में एक रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है, एंगल इजिकल टू होता है आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, ठीक है। तो यहां से हम रेडियन को समझ सकते हैं कि 1 रेडियन क्या होता है। तो रेडियन इज द यूनिट ऑफ द मेजरमेंट फॉर एंगल डिफाइंड बाय द रेशो ऑफ द लेंथ ऑफ आर्क टू ए सर्कल टू द रेडियस ऑफ दैट सर्कल, ठीक है। तो जो रेडियन होता है वो क्या रहता है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट होता है एंगल्स के लिए। कैसे एंगल्स के लिए कैसे डिफाइन किया गया है, ठीक है। तो जो एंगल होता है वो क्या होता है, रेशो होता है आर्क ऑफ लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सर्कल टू द रेडियस ऑफ द दैट सर्कल। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि कोई सर्कल है, उस सर्कल के ऊपर हमने एक आर्क ड्रॉ किया है, ठीक है। तो इस सर्कल का सेंटर मान लो यहाँ पर है, और यहाँ पर हमने क्या किया है, आर रेडियस पर हमने एक आर्क कट किया है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर आर्क कट किया है, तो इस आर्क जो है वो सेंटर पे थीटा एंगल बनाएगा, ठीक है, एक एंगल बनाएगा। इसका रेडियस आर है, ठीक है, और ये क्या है, इसका आर्क लेंथ है, ठीक है, आर्क लेंथ। तो एंगल को कैसे डिफाइन किया गया, एंगल जो होता है वो आर्क लेंथ और रेडियस का क्या होता है, रेशो होता है।
तो एंगल इज इक्वल टू होता है आर्क अपॉन रेडियस। यहाँ पर मैंने आर्क लिखा है, मतलब क्या है, इस आर्क का लेंथ है, ठीक है। ऐसा यूनिट में इसको मीटर में मेजर करते हैं, और ये रेडियस है तो इसको भी हम मीटर में मेजर करते हैं। तो मीटर अपॉन मीटर देखो कैंसल आउट हो गया, दोनों मीटर क्या हो गए, कैंसल आउट हो गए, तो इसके अंदर कोई यूनिट ही नहीं आता है, ठीक है। देखा जाए तो पहले क्या आता था, इसमें कोई यूनिट आता ही नहीं था, इसलिए इसको फंडामेंटल क्वांटिटीज में नहीं रखा गया है, इसको कॉम्प्लीमेंट्री फंडामेंटल क्वांटिटीज में रखा गया है। क्योंकि जो भी एंगल आता है ना वो यूनिट लेस आता है, दोनों यूनिट क्या हो जाती है, कैंसल आउट हो जाती है। ऊपर भी लेंथ का यूनिट होता है, नीचे भी लेंथ का यूनिट होता है, यूनिट से यूनिट कैंसल आउट हो जाती है, तो कोई यूनिट नहीं आता है। लेकिन फिर प्रॉब्लम है कि एंगल को मेजर कैसे करेंगे, तो उसके लिए अगर बोला गया है कि किसी की कोई यूनिट नहीं है एंगल में, तो उसको हम बोल देंगे रेडियन, ठीक है। तो इसको कॉम्प्लीमेंट्री फंडामेंटल क्वांटिटीज में इसीलिए रखा गया है, ठीक है। इसको ये यूनिट लेस होता है, ठीक है। तो एंगल जो होता है वो यूनिट लेस होता है, लेकिन हम उसको रेडियन में मेजर करते हैं। तो इस फार्मूले से जब हम एंगल मेजर करते हैं तो उसको हम रेडियन में मेजर करते हैं, न कि डिग्री में मेजर करते हैं। पहली बात, इस फार्मूले से अगर हम एंगल मेजर कर रहे हैं, आर्क ऑफ लेंथ ले रहे हैं और अपन उसका रेडियस ले रहे हैं, तो उसको हम हमेशा रेडियन में मेजर करेंगे, ना कि डिग्री में मेजर करेंगे। अब हमें डिफाइन करना है कि 1 रेडियन किसे कहते हैं। तो 1 रेडियन कब कहेंगे, जब इसका एंगल जो हो जाएगा वो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और एंगल 1 कब आएगा, जब आर्क का लेंथ और रेडियस दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। जितना रेडियस है आपका उतनी लेंथ का अगर आपका आर्क का लेंथ हो जाए, मतलब ये भी आर लेंथ का हो जाए, तो हम बोलेंगे कि ये जो एंगल सब्सटेंस करेगा उसके सेंटर पे वो एंगल होता है 1 रेडियन का एंगल। तो 1 रेडियन को कैसे डिफाइन करेंगे कि आर्क का लेंथ क्या हो जाए, आर हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर हम बोल देंगे कि आर्क का लेंथ क्या हो जाए, आर हो जाए। तो अगर आर्क का लेंथ आर हो जाएगा, ठीक है, इसको थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन आर भी बोलते हैं। इफ आर्क लेंथ इज इक्वल टू आर, ठीक है, आर्क का लेंथ अगर क्या हो जाए, आर हो जाए, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि आर अपॉन आर हो जाएगा, आर से आर क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, तो थीटा इज इक्वल टू क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो इसको बोलेंगे 1 रेडियन, हम क्या बोलेंगे, 1 रेडियन। तो 1 रेडियन का एंगल कितना होता है वो भी देख लेते हैं, कि जब आर्क का लेंथ, आपके पास कोई सर्कल है उसका जितना रेडियस है, ठीक है, उस रेडियस के इक्वल आपने आर्क बना दिया, ठीक है, उस रेडियस के इक्वल आपने आर्क बना दिया, तो वो आर्क सेंटर पे जो एंगल सब्सटेंस करता है उसी को हम बोलते हैं 1 रेडियन का एंगल बोलते हैं। पहली बात तो ये हो गई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर डी लेंगे और डी से ये एंगल मेजर कर लेंगे, ठीक है। अगर आप चाहो तो कॉपी के अंदर किसी आर रेडियस का सर्कल बना सकते हो, और जितना यहाँ पर आर लिया हुआ है, ठीक है, तो कंपास यहाँ से हम क्या करेंगे, कंपास से यहाँ पर ऐसा कट कर देंगे, उतनी रेडियस आर्क का हम क्या करेंगे, एक रेडियस ले लेंगे और इसको यहाँ पर ऐसे कट कर देंगे आर ही लेंथ का, ठीक है। तो आर लेंथ का कट करने के बाद हम डी से यहाँ पर ये एंगल मेजर कर लेंगे, ठीक है। तो जैसे हम डी से एंगल मेजर करेंगे तो थीटा जो डिग्री में आएगा, ठीक है, उसको देख लेते हैं। जो थीटा जो डिग्री में आएगा कितना आएगा, 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.296 डिग्री आएगा, ठीक है। अप्रोक्स ये 57 डिग्री के आसपास आएगा, ठीक है। अगर आप डी से मेजर करोगे इस एंगल को तो ये 57 डिग्री के आसपास आएगा 1 रेडियन। ओके, यहाँ पर मैंने ये डायग्राम भी शो कर दिया है कि जब आर्क आपके रेडियस के इक्वल होता है, आर्क जब आप रेडियस के इक्वल होता है तो उस टाइम पे आपका 1 रेडियन एंगल बनाता है। वो भी कहाँ पे बनाता है, सेंटर पे बनाता है। तो आई होप आपको रेडियन समझ में आया होगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, डिग्री और रेडियन में चेंज कैसे करना है। तो हमारा तो ये तो आ गया, पॉइंट आ गया कि 1 रेडियन इज इक्वल टू 57 डिग्री आता है। तो डिग्री और रेडियन में रिलेशन क्या होता है, तो आपको ये पता होता है कि जो पाई होता है ना, पाई पाई को हम रेडियन में मेजर करते हैं, ठीक है। पाई एक एंगल होता है, ठीक है, दो लाइंस के बीच में एंगल मेजर करते हैं। तो पाई जो होता है वो 180 डिग्री होता है, पाई जो होता है वो क्या होता है, 180 डिग्री। और पाई को हम रेडियन में मेजर करते हैं और 180 डिग्री को डिग्री में मेजर करते हैं, ठीक है। तो पाई रेडियन इजिकल टू होता है 180 डिग्री। तो यहां से आप इसको कन्वर्जन लिख सकते हो कि 1 डिग्री अगर बनाना है तो 1 डिग्री बनाना है तो 180 को इधर ले जाना पड़ेगा, तो ये मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा रोटेट करके लिख लेते हैं, तो 180 डिग्री इजिकल टू पाई रेडियन, ठीक है। 180 डिग्री को हम इधर लाए तो डिवाइड में हो जाएगा ये, तो पाई बाई 180 हो जाएगा, तो इधर क्या बचेगा, 1 डिग्री बचेगा, ठीक है। तो 1 डिग्री अगर यहाँ पर बचा तो ये पाई बाई क्या हो जाएगा, 180 रेडियन, ठीक है। तो 1 डिग्री में आपका कितना होता है, पाई बाई 180 रेडियन होता है, ठीक है, अगर डिग्री को रेडियन में चेंज करना है तो, ठीक है। अब मान लो कि क्वेश्चन ये आया कि 20 डिग्री को रेडियन में चेंज करो कि रेडियन कितना होता है। तो आपको पता है कि 1 डिग्री में इतने रेडियन होता है, तो 20 डिग्री में कितने रेडियन होंगे,
तो पाई इंटू पाई डिवाइडेड बाई 180 इंटू कितना हो जाएगा 20 डिग्री। ठीक है, तो हम जो भी डिग्री रहता है उसको रेडियन में चेंज करने के लिए उसको क्या कर देंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर 30 चाहिए तो 30 का मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर 50 डिग्री का रेडियन में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 50 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा कि कैसे चेंज करते हैं डिग्री को रेडियन में। नेक्स्ट टाइटल है सॉलिड एंगल। अब सॉलिड एंगल कैसे क्या होता है उसको समझ लेते हैं। जैसे इसके पहले वाला टॉपिक जिस एंगल में हम गए थे उसमें हमने कहा था कि आर्क जो कर्व जो होता है, कर्व किसी सर्कल का एक पार्ट होता है। ठीक है, और उस सर्कल का जो सेंटर होता है वही उस कर्व का सेंटर होता है, और वो कर्व उस सेंटर पे जो एंगल बनाता है उसको हम एंगल बोलते हैं या प्लेन एंगल बोलते हैं। सॉलिड एंगल में हम कर्व सरफेस लेते हैं, एक कर्व सरफेस मुड़ी हुई सरफेस होती है। जैसे उसमें बोला था हमने कि जो आर्क होता है वो सर्कल का पार्ट होता है, तो यहाँ पर जो कर्व सरफेस होगी वो किसी स्फीयर का पार्ट होता है। ठीक है, किसी स्फीयर का क्या होता है, पार्ट होता है, क्योंकि मुड़ा हुआ होता है। तो मुड़ी हुई सरफेस को अगर हम आगे बनाते हैं तो वो पूरा घूम के वापस एक क्या बना देगा, स्फीयर बना देगा। अब जो स्फीयर का जो सेंटर होगा वही इस कर्व सरफेस का सेंटर होगा। अब अगर आपके पास एक सरफेस है, एक सरफेस का टुकड़ा है, वो कर्व सरफेस है, तो इसके कॉर्नर होंगे, 3-4 कॉर्नर होंगे, और ये तीनों चारों कॉर्नर आगे जाकर एक सेंटर से मिलेंगे। तो ये चारों कॉर्नर मिलकर क्या करेंगे, सेंटर से मिलकर क्या बनाएंगे, एक एंगल बनाएंगे, जो कि एंगल 3D में होगा, पूरे पूरी तरह से क्या होगा, 3D के अंदर होगा। तो ये 3 डायमेंशनल एंगल होता है। ठीक है, 3D में एंगल होता है। देख लेते हैं डेफिनेशन। सॉलिड एंगल इज द 3 डायमेंशनल एंगल एंड इट इज मेड बाय द कर्व सरफेस एट इट्स सेंटर। ठीक है, किसी कर्व सरफेस किसी पॉइंट पर अगर एंगल बनाता है तो उसको हम बोलते हैं सॉलिड एंगल। ठीक है, 3D में एंगल होगा। ऐसा यूनिट इसका स्टेरेडियन होता है। ठीक, सॉलिड एंगल को हम ओम से रिप्रेजेंट करते हैं। ओम ओम का सिंबल कुछ इस तरह से होता है, तो सॉलिड एंगल को हम ओम से रिप्रेजेंट करते हैं। देखते हैं क्या होता है। सॉलिड एंगल सबटेंड बाय ए कर्व सरफेस एलिमेंट ds एट द सेंटर O ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस r। ठीक, तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि एक कोई स्फीयर है जिसका रेडियस r है, उसका सेंटर O है, और अगर हमने एक कर्व सरफेस उस स्फीयर के ऊपर कट किया है जिसका एरिया ds है, तो वो कितना सॉलिड एंगल बनाएगा उसकी हम यहाँ पर चर्चा करते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए आपके पास एक स्फीयर है। ठीक है, इस स्फीयर में हमने क्या किया है, एक कर्व सरफेस हमने किया हुआ है। ये किसी भी फॉर्म में कट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप सर्कुलर फॉर्म में कट करो, जिगजैग फॉर्म में कट करो, या फिर रेक्टेंगुलर फॉर्म में कट करो, कैसे भी कट करो, लेकिन ऊपर की अगर एक सरफेस का पीस कट किया है जिसका एरिया अभी हम जो लेते हैं वो क्या ले रहे हैं, हम ds ले रहे हैं। ठीक है, तो वो सेंटर पर एक सॉलिड एंगल बनाता है, 3D एंगल बनाता है। उस एंगल को हम ओम से रिप्रेजेंट करते हैं, और इस स्फीयर का रेडियस कितना लिया गया है, r लिया गया है। ठीक है, अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि ये जो एंगल बना रहा है, ओम जो एंगल बना रहा है, इसको d ओम से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर एरिया को ds से रिप्रेजेंट करेंगे तो उसको d ओम से रिप्रेजेंट करता है। d डिफरेंशिएशन को शो करता है, जो बहुत ही स्मॉल यूनिट के लिए लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ड्रॉ कर लेते हैं कि मान लीजिए ये एक सरफेस है। ठीक है, एक स्फीयर का कोई सा एक सरफेस है। ठीक है, अभी उसको थोड़ा सामने प्लेन करके रखा है। प्लेन करके इसलिए रखा है क्योंकि हम ये मानते हैं कि ये जो ds सरफेस होता है वो बहुत छोटा एलिमेंट होता है। तो अगर इसका मैं अगर छोटा सा पार्ट अगर कट करता हूं तो उसको मैं प्लेन सरफेस के अकॉर्डिंग मान सकता हूं। ठीक है, प्लेन सरफेस क्यों मानते हैं उसकी भी चर्चा करेंगे हम यहाँ पर। मान लीजिए किसी पॉइंट पर एंगल बना रहा है। ठीक है, ये पूरा राउंड सरफेस किसी पॉइंट पर अगर एंगल बना रहा है तो चारों तरफ से ऐसे एंगल आएगा। ठीक, तो ये जो एंगल होगा ये 3D एंगल होगा। ये जो एंगल यहाँ पर मेजर करते हैं ये 3D एंगल होगा। तो अगर इसका एरिया क्या है, ds है। ठीक है, अगर हमने इसको ds, अब मैं ये भी बता देता हूँ कि जो प्लेन होता है ना, कोई सा भी प्लेन सरफेस जो होती है, तो सरफेस हमेशा वेक्टर क्वांटिटी होती है, और वो जो उसका डायरेक्शन होता है किसी सरफेस का, वो परपेंडिकुलर बाहर की तरफ निकलता है। किसी भी सरफेस का डायरेक्शन क्या होता है, उसके परपेंडिकुलर बाहर की तरफ होता है। जैसे मैंने ये वाला बनाया तो यहाँ पर ये परपेंडिकुलर बाहर की तरफ आपका डायरेक्शन होता है इस प्लेन का। ठीक है, अगर मैंने ये अगर थोड़ा सा मुड़ा हुआ बनाया होता तो इसका जो डायरेक्शन होता है प्लेन का, ये परपेंडिकुलर उससे बाहर की तरफ होता है। जैसे मैं यहाँ पर सिलेंडर बनाता हूँ तो सिलेंडर के ऊपर हर ये जो प्लेन होता है इसका डायरेक्शन इधर होता है, ये प्लेन होता है इसका डायरेक्शन इधर होता है, और ये सर्कुलर प्लेन होता है इसकी डायरेक्शन आउटवर्ड होती है, उसकी सरफेस से क्या होती है, परपेंडिकुलर बाहर की तरफ होती है। अगर नीचे की सरफेस में ड्रॉ करेंगे तो ये बाहर की तरफ होती है। ठीक है, तो जो प्लेन होता है प्लेन का भी एक डायरेक्शन होता है।
तो मान लीजिए कोई सरफेस है, ds है, इसका एरिया है, ठीक है। अब वो पॉइंट जहां पर हमें सॉलिड एंगल बनाना है, ठीक है, और इस प्लेन का जो सेंटर होता है वहां से एक डायरेक्शन होती है, एक लाइन ड्रॉ करते हैं यहाँ पर, ठीक, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करते हैं। तो ये जो लाइन कौन सी होती है, ये वो लाइन होती है जहां जिस पॉइंट पे हमें क्या निकालना है, सॉलिड एंगल निकालना है। और वो पॉइंट लिया जाता है जो सर्कल का वो जो पीस लिया है हमने, एलिमेंट काटा है, उस प्लेन का क्या होता है, सेंटर होता है, ठीक है। तो उस पॉइंट से उसके सेंटर को जैसे ज्वाइन करते हैं तो उसका भी एक डायरेक्शन होता है, ठीक है। उस पॉइंट से दो पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो एक वेक्टर क्वांटिटी आती है, ठीक है। तो इसका भी एक डायरेक्शन होता है। मान लीजिए इस प्लेन का या इस सरफेस का जिसका हमें सॉलिड एंगल निकालना है, उसका डायरेक्शन आपका इस तरफ है, कुछ इस तरफ है, ठीक है, एन कैप की तरफ। तो डायरेक्शन इस तरफ है, तो इन दोनों के बीच में एक एंगल होगा, किसके बीच में, प्लेन के बीच में, और वो पॉइंट और वो प्लेन के सेंटर को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है उसके बीच में एक एंगल होता है, थीटा एंगल, ठीक। अब ये जो प्लेन होता है, ये मान लो डी ओम का आपका सॉलिड एंगल बना रहा है यहाँ पर, और उसका जो डिस्टेंस है प्लेन का उस पॉइंट से जहां पर सॉलिड एंगल बनाना है उसका डिस्टेंस कितना है, आर है, ठीक है। हमने यहाँ पर आर, इसको रेडियस कंसीडर करेंगे आगे चलकर। तो आपका जो सॉलिड एंगल आता है, तो मैं उस फॉर्म में बताता हूं जिस फॉर्म में हमने ये लिखा था, थीटा एंगल लिखा था। तो ये आर का लेंथ था, ये क्या था, आर का लेंथ था, ठीक है, और ये क्या था, आपका रेडियस था। तो यहाँ पर एंगल क्या लिखा था, थीटा इजिकल टू क्या लिखा था, हमने लिखा था आर्क अपॉन, यहाँ पर क्या लिखा था, हमने रेडियस लिखा था, ठीक है। तो वहां पर देखो वो जो आर्क था वो, उसको तो हम सिर्फ लेंथ में ही मेजर कर सकते हैं, किसी भी आर्क को हम क्या कर सकते हैं, लेंथ में मेजर कर सकते हैं। लेकिन सरफेस को हम एरिया में मेजर करते हैं, उसके एरियाज में मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आर्क था यहाँ पर तो आर्क का लेंथ था, तो यहाँ पर सरफेस है तो सरफेस का एरिया आएगा, मतलब कि क्या आएगा, ds आएगा, ठीक है, सरफेस का एरिया आएगा, ठीक है। अगर ये एरिया है तो इसका ऐसा यूनिट मीटर स्क्वायर होगा, तो यहाँ पर रेडियस ना होकर रेडियस का स्क्वायर आएगा, क्योंकि आर का स्क्वायर क्या होगा, मीटर का स्क्वायर होगा, क्योंकि हमें क्या लेना है, यूनिट लेस लेना है। तो ऊपर मीटर स्क्वायर आएगा तो नीचे भी क्या आना चाहिए, मीटर स्क्वायर होना चाहिए। तो ds अपन क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये किसके एंगल के इक्वल आएगा, कौन से एंगल के आएगा, 3D एंगल के इक्वल आएगा। तो ये हो जाएगा डी ओम इजिकल टू ds अपॉन आर स्क्वायर होगा, ठीक है। साथ में अगर इन दोनों का डायरेक्शन एक साइड नहीं है तो यहाँ पर कोस थीटा भी आएगा, ठीक है, कोस थीटा लगा देते हैं यहाँ पर, दोनों के बीच का एंगल होता है, ठीक है। तो अगर ये दोनों के बीच का एंगल थीटा है, हम बोलेंगे कि जो सॉलिड एंगल होता है वो क्या होता है, ds कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो आपको ये समझ में आएगा कैसे फार्मूला लिखना है। वहां पर हमने आर का लेंथ लिया था तो यहाँ पर हमने सरफेस एरिया लिखा है, ठीक है। वहां पर रेडियस था तो यहाँ पर रेडियस का स्क्वायर लिया है, क्योंकि सर एरिया जो होता है, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर होता है। तो यहाँ नीचे भी हमें, सॉरी मीटर क्यूब हो गया, मीटर स्क्वायर होता है, और यहाँ पर भी हमें क्या करना है, मीटर का स्क्वायर लिखना है, मतलब रेडियस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, मीटर का स्क्वायर हो जाएगा, दोनों एक दूसरे से कैंसल आउट हो जाएगा, तो ये यूनिट लेस हो जाएगा, जो कि आपका क्या आएगा, एंगल आएगा, ठीक है। तो सॉलिड एंगल बोलते हैं। अगर दोनों के बीच का एंगल सेम नहीं है तो कोस थीटा लगेगा, ठीक है। अब स्फीयर के केस में क्या होता है, स्फीयर के केस में हमेशा जो जिस पॉइंट पे आपको क्या निकालना है, सॉलिड एंगल निकालना है, और सरफेस का सेंटर का जो डायरेक्शन होता है और उसका सरफेस का डायरेक्शन एक तरफ ही होता है, हमेशा एक तरफ होता है, और दोनों जब एक ही डायरेक्शन में चलते हैं तो थीटा इजिकल टू हमेशा क्या चलता है, 0 डिग्री चलता है, ठीक है। और कोस जीरो क्या होता है, कोस जीरो जो होता है, कोस जीरो क्या होता है, 1 होता है, ठीक है, कोस जीरो क्या होता है, 1 होता है। तो जब कोस जीरो इजिकल टू 1 रखेंगे यहाँ पर, तो अगर मैं स्फीयर की बात करूं तो स्फीयर के किसी सरफेस कितना सॉलिड एंगल बनाता है, तो वो डी ओम इजिकल टू ds अपॉन आर स्क्वायर ही बनाएगा, ठीक है। कोस थीटा यहाँ से हट जाएगा क्योंकि उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो स्फीयर के केस में ये ध्यान रखना कि डायरेक्शन, दोनों के बीच की डायरेक्शन एक ही साइड होती है, पैरेलल होती है, और पैरेलल लाइन के बीच का जो एंगल होता है वो क्या होता है, 0 डिग्री होता है। कोस जीरो कितना होता है, 1 होता है, तो ds अपॉन क्या हो जाएगा, ये आर स्क्वायर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। अगर हमें क्या करना है, अगर पूरी सरफेस का निकालना है तो हम इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन। ये जो सांप जैसा दिख रहा है इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन। ये मैं फिजिक्स में थोड़े टाइम बाद पढ़ाने वाला हूँ इंटीग्रेशन क्या होता है। अभी सिर्फ आप देख लीजिए इंटीग्रेशन ये होता है, और आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट है तो मैथ्स में भी आप इंटीग्रेशन को बहुत डीप में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो मैं भी यहाँ पर इसका कॉन्सेप्ट बताऊंगा आगे चलकर कि क्या कॉन्सेप्ट होता है, क्या कैसे हम छोटे से एलिमेंट को कंसिडर करते हैं और उस एलिमेंट को बाद में हम सभी सारे एलिमेंट को ज्वाइन करते हैं, तो उसका इंटीग्रेशन क्यों यूज करते हैं। एक्चुअली में इंटीग्रेशन एक समेशन होता है, समेशन मतलब कि सभी एलिमेंट्स को जोड़ना। तो हम छोटे छोटे टुकड़ों में पार्ट में इसको ब्रेक कर देते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, सारे एलिमेंट्स को जोड़ते हैं, उसके लिए हम इंटीग्रेशन यूज करते हैं, ठीक। फॉर स्फीयर, अगर स्फीयर की बात करें तो अगर मैं इसके नॉर्मल फार्मूले की बात करूं तो सॉलिड एंगल क्या होता है,
सरफेस एरिया डिवाइडेड बाय रेडियस का स्क्वायर। ठीक है, तो अगर सॉलिड एंगल देखना है आपको तो सरफेस एरिया को हम एच से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो सॉलिड जो एंगल होता है वो सरफेस एरिया अपॉन क्या होता है, सरफेस एरिया किसका, उस कर्व का सरफेस एरिया जिसका हम सॉलिड एंगल उसके सेंटर पे निकाल रहे हैं। ठीक है, तो स्फीयर की बात करें तो स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, अगर ये पूरा स्फीयर अपने सेंटर पे कितना एंगल बनाएगा। अभी तो हमने जो छोटा सा पार्ट लिया है, अगर हम पूरे की बात करें कि पूरा आसपास की जो सरफेस है वो सेंटर पे कितना एंगल बनाएगी, तो एरिया जो हो जाएगा वो पूरे सरफेस का हो जाएगा। वो सरफेस एरिया क्या होता है स्फीयर का, 4πr² होता है। तो हम यहाँ लिख देंगे 4πr² डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर है, ये हमारा क्या हो जाएगा, सॉलिड एंगल हो जाएगा। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपके पास, 4π बचेगा। तो हम ये बोलेंगे कि पूरे स्फीयर के लिए जो सॉलिड एंगल आता है वो 4π रेडियन स्टेरेडियन आता है। ठीक है, अब 1 स्टेरेडियन हम किसे बोलेंगे, तो अगर मुझे 1 स्टेरेडियन चाहिए मतलब 1 ओम चाहिए मुझे, तो 1 ओम, हमें ओम का फार्मूला पता है, स्टेरेडियन एंगल का 3D एंगल का फार्मूला पता है। ये क्या होता है, सरफेस एरिया अपॉन आर स्क्वायर होता है किसी भी स्फीयर के लिए। ठीक है, सरफेस एरिया, अगर मेरा ये जो सरफेस एरिया जो हमने एलिमेंट कट किया है इसका एरिया मान लो आर स्क्वायर हो जाए, इसका एरिया क्या हो जाए, आर स्क्वायर हो जाए। ठीक है, तो हमने क्या बोला है कि अगर इसका सरफेस एरिया आर स्क्वायर हो जाए, एरिया जो हो जाए वो क्या हो जाए, आर स्क्वायर हो जाए। तो यहाँ पर आर स्क्वायर पुट करेंगे तो ये सॉलिड एंगल क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ठीक है, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। तो ओम कितना बचेगा, 1 बचेगा, मतलब सॉलिड एंगल कितना बचेगा, 1 बचेगा। और इसी को हम क्या बोलेंगे, इसी को हम बोलेंगे 1 स्टेरेडियन। ये हमारा क्या हो जाएगा, स्टेरेडियन हो जाएगा। ठीक, तो आपको समझ में आया होगा 1 स्टेरेडियन किसे कहते हैं, कि अगर आर स्क्वायर का आर्क हम किसी भी स्फीयर के ऊपर कट करते हैं तो वो जो एरिया है सेंटर के ऊपर जितना एंगल बनाता है वो क्या कहलाता है आपका, 1 स्टेरेडियन कहलाता है। ठीक है, अगर मैंने पूरे सरफेस, अगर मुझे एक स्फीयर गिवन है आर रेडियस का, उसके सेंटर पे अगर आपका सॉलिड एंगल बनाना है तो पूरे स्फीयर की वजह से अगर बनाना है और पूछा गया है कि सॉलिड एंगल एट सेंटर इज व्हाट, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि जो सॉलिड एंगल होता है वो सरफेस एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर होता है। तो पूरे स्फीयर के लिए सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, 4πr² हो जाएगा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर होगा। तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सॉलिड एंगल कितना आएगा, पूरे स्फीयर के लिए 4π आएगा। अगर इस स्फीयर को आधा कर दिया गया, ठीक है, और पूछा गया कि इसके सेंटर पे सॉलिड एंगल कितना होगा, क्या पूछा गया कि सॉलिड एंगल एट सेंटर क्या होगा, ठीक है, इस हाफ स्फीयर की वजह से। तो अब क्या करेगा, ये सिर्फ हाफ जो स्फीयर होगा यही इसके सेंटर पे क्या बनाएगा, एंगल बनाएगा, चारों तरफ से 3D एंगल बनाएगा। तो हम ये जानते हैं कि जो सॉलिड एंगल होता है वो सरफेस एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर होता है। अब सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, मतलब पहले 4πr² था तो अब क्या हो जाएगा, 2πr² हो जाएगा, मतलब उसका क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया का हाफ हो जाएगा। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसल आउट हो जाएगा, तो सॉलिड एंगल कितना बनाएगा, हाफ स्क्वायर, उसके सेंटर पे 2π का एंगल बनाता है। नाउ अगर इसका भी हाफ कर दिया, मतलब कि क्या कर दिया, क्वार्टर ऑफ स्फीयर, ठीक है, क्वार्टर ऑफ स्फीयर समझते हो, 1/4 पार्ट स्फीयर का, ठीक है, तो ये हाफ का भी क्या कर दिया, हाफ कर दिया अगर, और पूछा गया है कि सेंटर पे सॉलिड एंगल क्या होगा, तो हम जानते हैं कि सॉलिड एंगल जो होता है सरफेस एरिया अपॉन रेडियस स्क्वायर होता है। अब इसका जो सरफेस एरिया होगा वो क्या होगा, ये जो हाफ था उसका भी हाफ हो जाएगा, 2πr² का भी हाफ हो जाएगा, और जब इसका हाफ करेंगे तो क्या आएगा, πr² आएगा। तो πr² अपन क्या हो जाएगा, r² हो जाएगा, तो r² से r² कैंसल आउट हो जाएगा, तो जो सॉलिड एंगल आएगा वो क्या आएगा, पाई आएगा। मतलब कि जो क्वार्टर पार्ट होता है किसी भी स्फीयर का क्वार्टर पार्ट, उसके सेंटर पे कितना सॉलिड एंगल बनाता है, पाई एंगल बनाता है। ये वो छोटे छोटे क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं। अगर इस स्फीयर का भी मैंने क्या कर दिया, हाफ कर दिया, मतलब कि 1/8 पार्ट कर दिया स्फीयर का, ठीक है, तो 1/8 पार्ट कर दिया मैंने, तो पूछा गया कि सेंटर पे सॉलिड एंगल क्या होगा, तो हम जानते हैं सॉलिड एंगल इजिकल टू क्या होता है, सरफेस एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर होता है। तो सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, जो हमने पहले πr² यूज किया था उसका भी क्या कर दिया हमने, हाफ किया, तो इसका हाफ हो जाएगा, तो πr² डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, तो इसका हमने क्या कर दिया, हाफ कर दिया। अब r² से r² कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, π/2 बचेगा। तो जो सॉलिड एंगल आएगा वो क्या बचेगा, π/2। तो हम ये बोलेंगे कि जो 1/8 पार्ट होता है स्फीयर का वो उसके सेंटर पे कितना एंगल बनाता है, सॉलिड एंगल बनाता है, π/2 का सॉलिड एंगल बनाता है।
नाउ इस स्पेयर को हमने क्या किया था, इनफाइनाइट पार्ट में क्या कर दिया था, कट कर दिया था। तो कुछ इस तरह से हमने इनफाइनाइट पार्ट में कट कर दिया था, और उसकी एक सरफेस को हमने सरफेस एरिया माना था डीएस, उसकी एक सरफेस का सरफेस एरिया माना था डीएस। तो उसमें से एक एलिमेंट उठाएंगे, सरफेस एरिया कर्व सरफेस का एक एलिमेंट उठाएंगे, तो उसकी वजह से जो सरफेस एरिया पूछा जाएगा, ठीक है। तो सेंटर पे हम ये बोलेंगे कि इसके जो चारों कॉर्नर होते हैं वो सेंटर पे जो एंगल बनाते हैं दैट इज कॉल्ड द सॉलिड एंगल, जिसको हमने डी ओम से रिप्रेजेंट किया था, ठीक है। तो वो जो सरफेस होगा वो क्या होगा, डी ओम इज इक्वल टू डी एस अपॉन आर स्क्वायर होगा। हमने बोला था कि सरफेस स्फीयर की कंडीशन में आपका जो कोस थीटा होता है वो क्या होता है, 1 हो जाता है, क्योंकि वहां पर दोनों के बीच का एंगल कितना होता है, 0 डिग्री होता है, ठीक है। तो आपको स्फीयर का सरफेस एरिया पता होना चाहिए, डी ओम इजिकल टू डी एस अपॉन आर स्क्वायर। ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है आपको ट्वेल्थ में काम आने वाला है, तो अगर आप यहाँ पर समझ गए तो आपको ट्वेल्थ में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ठीक है। तो इसी के साथ ये जो टॉपिक है ये यहीं एंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।